हैं एप्लीकेशन पे इसके रिगार्डिंग जो है, अगर आपको अभी तक नहीं पता है देन दैट मीन्स कि आप प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, बिकॉज मैंने वहाँ पे कल शाम को ही डाल दिया था क्योंकि उसमें पता नहीं क्या कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने लिंक शेयर कर दिया था जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, वो एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल नहीं है, पता नहीं उसका क्या रीज़न है कि वो डाउनलोड हो ही नहीं रहा है। तो उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद सभी को। मोहित गुड इवनिंग, शैला, सुरभि, सभी को गुड इवनिंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ दिस एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, और यहाँ से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री क्यों स्टार्ट हो रही है। बिकॉज अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट जो यूरोपियन शक्तियाँ हैं वो यहाँ इंडिया में आएंगे, डिफरेंट यूरोपियन नेशंस इंडिया में आएंगे। अब बात ये भी आती है कि डिफरेंट यूरोपियन नेशंस जैसे कि पोर्तुगीज़, डच यानी नीदरलैंड वाले, अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, डैनिश यानी डेनमार्क वाले, ये सब इंडिया में क्यों आ रहे हैं, मतलब अब क्यों आएंगे ये लोग, कुछ तो कारण होगा बिल्कुल। तो एज यू ऑल नो, इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। ट्रेड स्टार्ट हो चुका था विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। अब ट्रेड रूट लैंड रूट हुआ करता था, अभी तक सी रूट नहीं था। ठीक है, तो लैंड रूट कैसा होता था, यहाँ से जाता था, यहाँ से इन दी सेंस ये अफगानिस्तान वाला रीजन एंड देन ये जो पर्शियन गल्फ, अगर आपने मैप में देखा होगा तो ये यहाँ पे जो इजिप्ट है, इजिप्ट तो आई होप सभी ने देखा ही होगा। ठीक है, जो लोग वो इंस्टाग्राम पे वो करंट अफेयर वगैरह देखते हैं उन लोगों ने तो देखा ही होगा भी, मैप पे हम लोगों ने देखा था, है ना। मिस्र सैट 2 सैटेलाइट जो चाइना और इजिप्ट ने दोनों ने मिलकर लॉन्च करी, तो हमने देखा था कि इजिप्ट कहाँ पे है। तो इजिप्ट पर्शियन गल्फ में पड़ता है, यानी कि वो ट्रेड रूट कंट्रोल करता था। कौन? मेनली इजिप्ट, और जो बाकी के अरब नेशंस थे वो पूरे ट्रेड को कंट्रोल करते थे। तो ऑब्वियस ही बात है, जो यहाँ पे यूरोप लोकेटेड है उसको ट्रेड तो करने नहीं देंगे इंडिया के साथ, क्योंकि वो ट्रेड को मोनोपलाइज करना चाहेंगे, खुद ही ट्रेड करना चाहेंगे, खुद ही सारा पैसा कमाना चाहेंगे। तो अब यहाँ पे जंग छिड़ती है बिटवीन यूरोपियन नेशंस कि हम भी अब जो है ट्रेड कैसे करें, यहाँ से तो जा नहीं सकते, तो ऑल्टरनेटिव्स खोजने के लिए। ठीक है, हमारी लाइफ में हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली कि जब मजबूरी होती है ऐसा करके कुछ होता है कि मतलब कई चीज़ें का आविष्कार जब हम लोग की मजबूरी होती है तब हो जाती है। जैसे कई सारे स्टार्टअप हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे ओयो स्टार्टअप है। ठीक है, ओयो जो है भले आज किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा हो, लेकिन ओयो का जो मेन जैसे जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल, तो उन्होंने क्यों फाउंड किया, बिकॉज उनको प्रॉब्लम हुई थी जब वो बाहर कहीं रहने गए उनका वो पर्पस नहीं था जो पर्पस आज ओयो से फुलफिल हो रहा है। वैसे तो ओयो मतलब ठीक है, तो उनको रहने में दिक्कत आई, तो फिर वहाँ से उनको ये आइडिया है कि भाई क्यों ना मतलब इस तरह का ऐसा कंपनी स्टार्ट किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यूरोपियंस ने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया कि भाई अब कैसे हम लोग ऑल्टरनेटिव्स की खोज करें। तो ऑल्टरनेटिव्स यानी कि सी वॉयज, दैट इज अब सी रूट को ये इन्वेंट करेंगे। अब सी रूट को जब इन्वेंट कर रहे थे तो आपस में यहाँ पे कंट्रीज हैं पास पास में, एक पोर्चुगल और एक है स्पेन। एक कंट्री है पोर्चुगल और एक है स्पेन। ठीक है, एक है स्पेन, पोर्चुगल और स्पेन, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, मतलब दोनों एक ही कंट्री में जा रहे थे। तो इस तरह से काफ़ी उनके बीच में झगड़े हो रहे थे। तो उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास, इसको याद नहीं रखना है, मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बस भूमिका बन जाए और आपको चीज़ें समझ में आए कि सारा कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो स्पेन को मिला कि आप स्पेन जो है ये वेस्टर्न साइड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं आप जाओ, हम वेस्टर्न साइड में नहीं जाएंगे, और पोर्चुगल जो है वो ईस्टर्न साइड में जाएगा। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास से ये क्लियर कट हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे सी वॉयजेस चालू होते हैं और सबसे पहले इंडिया में लैंड करते हैं पोर्चुगीज़। और ये याद रखिएगा, सबसे पहले इंडिया में आते भी पोर्तुगीज़ हैं और सबसे लास्ट में जाते भी पोर्तुगीज़ हैं। ठीक है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो पोर्तुगीज़ सबसे पहले और सबसे आखिरी में गए, अंग्रेजों के भी बाद में गए। ठीक है, तो ये सबसे पहले 1498 में, वैसे इससे पहले भी एक हमारे, चलो वो बाद में हम लोग कर लेंगे, 1498 में वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा इंडिया है, कहाँ पे आए, यहाँ पे एक जगह पड़ती है कैलीकट, और कैलीकट में सबसे पहले इन्होंने अपने कदम रखे। यहाँ के राजा हुए जेमोरिन, उन्होंने इनका स्वागत भी खूब ढंग से किया, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो भी अपने फायदे के लिए भाई अच्छा खासा ट्रेड हम इनके साथ कर सकते हैं, पोर्तुगीज़ के साथ। ठीक है, तो जेमोरिन जो है ये यहाँ का राजा था कैलकट का, जहाँ पे वास्को डिगामा लैंड किया सबसे पहली बार। तो फर्स्ट कौन था इंडिया में लैंड करने वाला? वास्को डिगामा। जो बोलते हैं कि वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज करी, तो इंडिया की खोज नहीं करी वास्को डिगामा ने, इंडिया के सी रूट की डिस्कवरी करी वास्को डिगामा ने, बस। ऐसा तो है नहीं कि मतलब इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, इंडिया के बारे में किसी को पता नहीं था। ठीक है, रही बात कोलंबस की, जिसने कि अमेरिका डिस्कवर किया, तो इसने एक्चुअल में वेस्ट इंडीज़ डिस्कवर करके ये बोल दिया था कि हमने इंडिया डिस्कवर कर लिया। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ को तो बाद में पता चला वो इंडिया नहीं है, तो इसी वजह से फिर उसका नाम वेस्ट इंडिया पड़ गया, दैट इज़ वेस्ट इंडीज़ पड़ गया। खैर उसको हम एलिमिनेट करते हैं, इंडिया पे फोकस करते हैं। वास्को डिगामा वॉज द फर्स्ट यूरोपियन हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे, मतलब ये भी बोलना गलत रहेगा, रीज़न क्योंकि इससे पहले भी कुछ ट्रैवलर्स आए थे, लेकिन अगर हम बात करें सी वॉयज की तो वो सबसे पहला कैरी ऑन किया था वास्को डिगामा ने 1498 में। ठीक है, कैलिकट के राजा जमोरिन। अब यहाँ पे ये वास्को डिगामा आया एज ए ट्रैवलर हम बोल सकते हैं। ठीक है, और चला गया, फिर वापस आया, फिर उतना भाव दिया नहीं कैलिकट के जो राजा जमोरिन थे, उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है कि अब यहाँ पे
पोर्चुगीज़ पूरी कंपनी आई है। पोर्चुगीज़ जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकते हैं, जैसे कि आप हम लोग अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपने नाम सुना होगा, तो वैसे ही सब की एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बिकॉज ये ईस्ट इंडिया था। पोर्चुगीज़ की, डच की, फ्रेंच की, ऐसे सब की, इंग्लिश की, है ना। तो 1505 में सबसे पहला इन्होंने अपना गवर्नर एक तरह से नियुक्त किया, जो पूरे सारे पोर्चुगीज़ टेरिटरी को कंट्रोल करेगा, और उसका नाम था फ्रांसिसो डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिसो डी अल्मीडा इसका नाम था। और ये जो फ्रांसिसो डी अल्मीडा, इसके रिगार्डिंग बस हमें इतना याद रखना है कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था। क्या लेके आया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको हम कार्टाजे सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टाजे सिस्टम। ठीक है, ये था क्या? एक तरह का नेवल ट्रेड लाइसेंस था ये, मतलब ट्रेड लाइसेंस देने का काम करता था ये। ठीक है, तो ये ट्रेड लाइसेंस, तो बस हमें इसके रिगार्डिंग इतना याद रखना है। तो पहला कौन था? फ्रांसिसो डी अल्मीडा। तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो सिर्फ हम उतनी चीज़ें यहाँ पे करेंगे जिससे मतलब हमारा क्वेश्चन बन जाए आराम से। तो सबसे पहला गवर्नर हम बोल सकते हैं पोर्चुगीज़ कंपनी का फ्रांसिसो डी अल्मीडा था। फिर आता है कौन? फिर आता है हमारा दूसरा, जो कि सेकेंड नंबर का था, एंड दैट इज़ अल्फांसो डी अल्बरिक। ये आता है रफली 1509 में। एंड लेट मी टेल यू, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा रेफरेंस होना चाहिए। और खांसी अभी ठीक नहीं हुई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 1498 में सबसे पहले आता है। थोड़ा सा रफ अपने दिमाग में एस्टिमेट लगा के चलो कि यहाँ रफली 7 साल, 5 से 7 साल बाद, एग्जैक्टली आपसे डेट नहीं पूछेगा वो। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड हमारे रहे अल्फांसो या फिर अल्फोंसो डी एल्बरिक। ठीक है, एल्ब्यूकिर, अजीब सा नाम है, बस एल्बरिक याद रखो। ठीक है, अल्फांसो डी एल्बरिक। इसके रिगार्डिंग हमें याद रखना है कि इसने 1510 में गोवा को कैप्चर किया। ही कैप्चर्ड गोवा। किससे? गोवा हुआ करता था जो सुल्तान होते थे बीजापुर के, उनके अंडर में होता था। तो कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये 1510 में ये चीज़ इसने करी, 1510 में कैप्चर किया इसको। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग एक चीज़ और है कि इसने सती को भी अबॉलिश किया था, ये अबॉलिश। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ सती भी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, देन एक आता है नीनो द कुन्हा। उसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये आपको बस पता रहे कि हाँ ये एक पोर्चुगीज़ ही गवर्नर था। बाकी इसके रिगार्डिंग ऐसा हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और एक चीज़ कि मराठाओं ने, जो मराठास थे, इन्होंने कैप्चर कर लिया था। मराठास कैप्चर्ड 2 टेरिटरी थी इनकी, किसकी? पोर्चुगीज़ की। एक तो सलसेट, ठीक है, और दूसरी बसैन। इन दोनों को मराठास ने कैप्चर कर लिया था। आई होप मैंने आपको कल बताया भी होगा ये चीज़। इन 1739 में कैप्चर किया था, बस हमें इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमें याद क्या चीज़ रखनी है। हमें ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस नहीं याद रखनी है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ इससे स्पेन और पोर्चुगल के बीच में एरिया का डिवीजन हुआ था, कि पोर्चुगल ईस्ट में जाएगा, स्पेन वेस्ट में जाएगा। तभी स्पेन यहाँ पे नहीं आया। 1498 में सबसे पहला पोर्चुगीज़ आता है वास्को डी गामा, कैलकट के राजा जमोरिन के पास। ठीक है, पहला गवर्नर बनता है फ्रांसिसो डी अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्फांसो डी अल्बरिक कैप्चर्ड गोवा एंड अबॉलिश्ड सती। बस मराठा ने सलसेट बसाइन कैप्चर किया था। थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं डच। डच कौन? जो नेदरलैंड के लोग हैं, जो नेदरलैंड के लोग होते हैं उनको हम डच बोलते हैं। अभी डच आए और इन्होंने सबसे अपनी जो पहली फैक्ट्री है, ठीक है, दे एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। कहाँ पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई? मसूलीपट्टनम। ये कहाँ पड़ता है? प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जिसका एक्चुअल में नाम है मछलीपट्टनम। लेकिन ये लोग मछलीपट्टनम तो बोल नहीं पाते थे, है ना क्योंकि मुंह में इनकी सुपारी हुई थी, तो ये जो है उसको मछलीपट्टनम को मसूलीपट्टनम बना दिया। तो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में। कब? 1605 में सेटअप की है। बस मैं इसमें आपको और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस फर्स्ट फैक्ट्री याद रखनी है। देन आते हैं हमारे अंग्रेज, जो कि फाइनली हमें पता है कि अंग्रेज ही, जो ब्रिटिशर्स जिनको हम बोल सकते हैं, इंग्लिश या फिर इनको ब्रिटिशर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये ब्रिटिशर्स एक्चुअल में फाइनली जो है सेटल डाउन कर गए इंडिया में, और इन्होंने 200 साल तक रफली रूल किया इंडिया में। और वो एक्सपेंशन कैसे किया वो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारे लेक्चर का टॉपिक ही यही है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। कौन कौन से यूरोपियंस आए और कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक्सपैंड किया। तो ब्रिटेन में एक कंपनी बनती इन द ईयर रफली 1599, ठीक है, और उस कंपनी को वही है कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। कुछ लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, ये सिर्फ एक कंपनी थी
और इस कंपनी ने इन ईयर 1600 क्या किया, उस समय की जो आपको पता है अभी भी रानी राजा वहाँ पे मोनार्की होती है, हमारे जैसे रिपब्लिक नहीं है जो यूनाइटेड किंगडम है। हम लोग जो अगला हम लोग का सब्जेक्ट रहेगा दैट इज़ पॉलिटी, उसमें ये चीज़ हम लोग करेंगे, ठीक है, कि हमारी तरह वहाँ पे रिपब्लिक नहीं है वो कंट्री, और वो वहाँ पे मोनार्की चलते नहीं, रानी राजा होते हैं, जैसे अभी राजा हैं चार्ल्स, ठीक है, किंग चार्ल्स। तो उस समय क्वीन एलिजाबेथ वन हुई, तो उन क्वीन एलिजाबेथ वन से उन्होंने रॉयल चार्टर रिसीव कर लिया, ठीक है। ये बस मैं आपको, ये भी रटने नहीं है आपको कि कब मिला, ये तो थोड़ा सा आप मतलब याद रख सकते हो, अपने आप याद हो जाएगा आपको कि 1600 में रिसीव किया था एक रॉयल चार्टर, ठीक है, रिसीव्ड अ रॉयल चार्टर। किससे रॉयल चार्टर रिसीव किया? क्वीन एलिजाबेथ वन से, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इन्होंने रॉयल चार्टर किस बात का दिया इनको कि भाई आप जाओ ट्रेड करो इंडिया के साथ, और सिर्फ आप ही ट्रेड कर सकते हो, आपकी ही मोनोपोली होगी, और एक्चुअल में ये माना जाता है कि उन्होंने ब्राइबरी दी थी उसके लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल ट्रेड करो, आप किसी और कंपनी को हम ये राइट नहीं देंगे कि वो ट्रेड करे, ठीक। तो अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले 1608 में कंपनी का बंदा आता है जिसका नाम है विलियम हॉकिंस। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, किसके कोर्ट में आया था जल्दी से बताएंगे कमेंट में। विलियम हॉकिंस आता है और ये अपीज करने की कोशिश करता है किसको? वी ऑल नो जहांगीर को। बट जहांगीर देना तो चाहता था सूरत में, बिकॉज ये डिमांड कर रहे थे सूरत में हमें इस्टेब्लिशमेंट दे दो, फैक्ट्री में सेटअप करने की परमिशन दे दो, बट पोर्चुगीज़ ने विद्रोह किया। पोर्चुगीज़ बोले नहीं, यहाँ पे इनको नहीं मिलना चाहिए, समझ लेना जहांगीर ने, फिर बता रहे हैं तुमको। तो यहाँ पे मना कर दिया जहांगीर ने कि यहाँ नहीं मिल पाएगा। बट कुछ ऐसा हुआ तो फिर इन्होंने क्या किया क्या, तो सबसे पहले अपनी इन्होंने 1611 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। कहाँ पे? वहीं जहाँ इन्होंने करी थी डच ने, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम में ही इन्होंने पहली फैक्ट्री 1611 में सेटअप करी। बट दैट वाज अ टेम्परेरी, हम बोल सकते हैं, नॉट अ परमानेंट वन। ये एक टेम्परेरी फैक्ट्री थी, ध्यान रखना, परमानेंट फैक्ट्री नहीं थी। परमानेंट इनकी फैक्ट्री आती है इन द ईयर 1613 में आती है इनकी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री, में बोल सकता हूँ, फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। तो बात ये आती है, अब पहले तो 1608 में जब हॉकिंस आया था तो जहांगीर ने मना कर दिया, तो अभी 1613 में कैसे सेटअप कर लिया? पोर्चुगीज़ भी आते नहीं, पोर्चुगीज़ को एलिमिनेट कर दिया था 1612 में। अभी जब हम ब्रिटिश एक्सपेंशन देखेंगे तो वहाँ देखेंगे किस तरह से एक एक यूरोपियन पावर को उसने एलिमिनेट किया, उसके साथ कौन से बैटल्स लड़े। तो 1612 में सूरत में एक बैटल लड़ा गया और उसमें इनको हरा दिया, और जब हरा दिया तो अब वैसी बात है, अब हम तो सेटअप करेंगे ही, ठीक। एंड देन यहाँ पे फिर एक और आता है जिसका नाम है क्या, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1615, ठीक है, 1615 में एक ट्रैवलर आता है और उसका नाम है थॉमस रो, ठीक है। और ये जो थॉमस रो है ये पूरे तरह से ट्रेडिंग राइट्स लेने के लिए आया था कि हमें पूरी तरह से ट्रेडिंग राइट्स चाहिए, और 1618 तक वो मिल भी गए थे किसको, हम पूरी तरह से यहाँ पे सूरत में ट्रेड कर सकते हैं। वो थॉमस रो लेने आया था और उसने रिसीव भी कर लिया था। ये भी किसके कोर्ट में आया था? जहांगीर के कोर्ट में आया था, ठीक। अब इसके बाद लास्ट में आते हैं फ्रेंच। यहाँ तक किसी, पहले तो ये बताइए यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी का कोई डाउट यहाँ तक? और आपको खर खर सी आवाज़ आएगी रेडियो की, तो लगा अपने ईयरफोन लगा तो थोड़ा वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी आवाज़ आ रही होगी, और ये जो खरखर की आवाज़ है ना, ये आपको संडे से नहीं आएगी, ठीक है, कभी नहीं आएंगे फिर। नो सर, ओके। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऑल कंटेंट नहीं करा मतलब, चलो ऑल क्लियर, ओके। तो अब फ्रेंच की बारी है, ठीक है। फ्रेंच आते हैं, इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री 1668, फर्स्ट फैक्ट्री एट 1668 एट सूरत। तो सूरत में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी, ख़त्म बात। तो ऐसे समझ लो फ्रेंच लास्ट है। वैसे तो डेनमार्क वाले थे डैनिश, लेकिन डैनिश से हमें कुछ मतलब नहीं कि वो कब आए कब गए, बिकॉज वो उतने प्रोमिनेंट यूरोपियन पावर्स इंडिया में नहीं रहे कभी, ठीक। तो फ्रेंच थे, और फ्रेंच ही एक्चुअल में मेन राइवल्स भी थे किसके? ब्रिटिशर्स के। तो अब हम ये देखते हैं एक एक करके एलिमिनेट कैसे हुए, एक्सपेंशन कैसे हुआ ब्रिटिशर का, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पोर्चुगीज़ आए, पोर्चुगीज़, फिर हमने पोर्चुगीज़ में क्या क्या देखा कि पोर्चुगीज़ में सबसे पहले तो वास्को डी गामा आया 1498 में। 1505 में फ्रांसिसो डी अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको कार्टाजेस सिस्टम बोलते हैं। 1509 अल्फांसो डी अल्बरिक 1510 में गोवा को कैप्चर किया बीजापुर के सुल्तान से। देन हमने देखा कि
डच आए, डच ने पहली फैक्ट्री 1605 मसूलीपट्टनम आंध्रा में सेटअप करी। इंग्लिश भी आए, 1600 में इन्होंने अपना मतलब रॉयल चार्टर रिसीव किया और 1611 में पहली सेटअप करी तो मसूलीपट्टनम में, बट वो टेम्प्रेरी, परमानेंट सूरत में 1613 में, 1612 में हराया था पोर्चुगीज़ को, और फ्रेंच आए 1668 में और लास्ट थे। ठीक है, चलिए तो अभी आते हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर, कैसे इन्होंने एक्सपैंड किया धीरे धीरे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पढ़ना है कि इन्होंने डच को एलिमिनेट किया, और डच को एलिमिनेट किया बैटल ऑफ चिंसुरा, बैटल ऑफ चिंसुरा, जो कि हुगली नदी, हुगली तो आपको पता है ना, ये है हमारी गंगा नदी, और गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है जो गंगा से निकल जाती है फरक्का नामक जगह में, इसको बोलते हैं हुगली। इसी के किनारे लड़ा गया बैटल ऑफ चिंसुरा, जिसको कि हम बैटल ऑफ बिदेरा भी बोलते हैं, बैटल ऑफ बिदेरा, या फिर इसी को हम बैटल ऑफ हुगली भी बोल देंगे। ठीक है, तो इस बैटल में जो है किसको एलिमिनेट किया और ये कब लड़ा गया? 1759 में, 1759 में। और किसको हराया अंग्रेजों ने? डिफीटेड डच। डच का खेल यहाँ से ख़त्म। जब मैं बोलता हूँ खेल ख़त्म, दैट मतलब इसका मतलब ये नहीं होता हमेशा कि मतलब एक भी डच बचा ही नहीं इंडिया में। हो सकता है कि कुछ जगह में डच हो और वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट ना हो वो, ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ पे उसको छोड़ देते हैं कि भाई रहो आराम से। जैसे भी हम पोर्चुगल के केस में, पोर्चुगीज़ के केस में भी देखेंगे। अभी मैंने बताया पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में गए थे, कैसे पॉसिबल है? हमें तो पता है कि ब्रिटिशर रूल कर रहे थे, तो इन्होंने मतलब कभी हटाया नहीं पोर्चुगीज़ को, और एक्चुअल में गोवा से सबसे लास्ट में गए थे, नहीं हटाया उन्होंने, क्योंकि गोवा उनके लिए इंपॉर्टेंट था नहीं ब्रिटिशर के लिए, इसलिए। ठीक, देन होता है हमारा एक बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ स्वाली, या फिर सुवली भी बोलते हैं इसको, बैटल ऑफ सुवली। ये एक्चुअल में है कहाँ पे? सूरत में, वही मैंने आपको बताया तभी। और ये कब हुआ? 1612 में। किसको एलिमिनेट किया? डिफीटेड पोर्तुगीज़। तभी तो 1613 में फैक्ट्री सेटअप कर ली सूरत में, जब यहाँ पे इनको हरा दिया। ठीक है, डिफीटेड पोर्चुगीज़। ठीक है, और यहाँ पे मैं डीप जो स्टोरीज हैं उन पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज वो नीडेड नहीं है, और वो मैंने पिछले के लेक्चर्स में सुना के आपका भाप लिया है कि आपको वो ज़्यादा रास आती नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरत भी नहीं है हमें, सिर्फ जो चीज़ एक्चुअल इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डच का गए, पोर्चुगीज़ गए, बचे कौन? फ्रेंच बचे। अब फ्रेंच ही तो बचे। तो फ्रेंच और अंग्रेज़ों का बहुत लंबा राइवलरी चला, क्योंकि मेन पावर फ्रेंच ही थे, और फ्रांस में उस समय नेपोलियन भी बैठा हुआ था। ठीक है, तो फ्रांस से बहुत बड़ा इनको था। फ्रांस के साथ ना सिर्फ इनके इंडिया में युद्ध चल रहे थे, बल्कि इंडिया से पहले इनके यूरोप में युद्ध चल रहे थे, बिकॉज इनकी सिर्फ इंडिया ही कॉलोनी नहीं थी, फ्रांस की भी कई सारी कॉलोनियाँ थी। जैसे हम इंडिया एक कॉलोनी थे, ठीक है, कॉलोनी बनने वाले थे एक तरह से हम बोल सकते हैं, वैसे ये लोग और भी कहीं ट्रेड कर रहे थे, तो वहाँ पे ट्रेड को लेके आपस में लड़े मरे जा रहे थे यूरोप में ही। कौन? ब्रिटिशर और फ्रांसीसी। तो उसी का ही एक्सटेंशन हुआ एक तरह से हम इंडिया में बोल सकते हैं। और इंडिया में जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में जो वॉर हुए उनको बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। क्या बोलते हैं? कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक का मतलब जो कर्नाटक वाला रीजन है, जो कर्नाटक हैदराबाद वाला जो रीजन है, इसको बोलते हैं मतलब कार्नेटिक रीजन। और यहाँ पे जो वॉर्स हुए उनको बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। ये किसके बीच में हुए? ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच। और ब्रिटिशर जहाँ पे एंग्लो वर्ड दिख जाए, मैंने कल भी बताया था एंग्लो का मतलब ब्रिटिशर होता है, एंग्लो। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच यहाँ पे हुआ वॉर। कितने वॉर हुए? कार्नेटिक वॉर टोटल 3 वॉर हुए। पहला देखते हैं कब हुआ। फर्स्ट वॉर ये स्टार्ट हुआ 1744 में। ठीक है, 1744 में इट स्टार्टेड एंड 1748 में इट एंडेड। तो क्या सर हमें एग्जैक्ट ईयर याद रखने की ज़रूरत है? एग्जैक्ट ईयर मत याद रखो, बट थोड़ा सा रफ याद रख लो कि जो कार्नेटिक वॉर्स हैं 1744 से लेकर 1763 तक चले, 44 से लेकर 63 तक। ठीक है, इतना तो प्रिसाइजली नहीं पूछेगा कि भाई सेकंड वाला कब ख़त्म हुआ, इतना नहीं पूछेगा। और मतलब पूछ भी लेगा ना, तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ से जो पूरा ये टाइमलाइन है इससे गेस कर पाओगे बहुत सही तरीके से। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद कर लो कि 1744 से लेके 1763 के बीच में हुए। ये तो मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस इसको लेकिन रट लेना। ठीक है, और ये एंड किस ट्रीटी के साथ हुआ था? ध्यान रखना, ट्रीटी बहुत सारी हुई। कोई भी जब वॉर एंड होता था, और मान लो कि मेरे और आपके बीच में वॉर हुआ और उसमें कोई एक तरह से कोई मरा नहीं, अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टी मर गई, ठीक है, मतलब उसके किंग की डिफीट हो गई, एक तरह से पूरी डिफीट इन द सेंस कि वो उसको मार डाला, तो ऑब्वियस सी बात है अगर पूरा डिफीट कर लिया तो पूरा टेरिटरी कॉन्कर कर लेंगे, काहे बात की ट्रीटी। लेकिन ज़्यादातर ट्रीटी होती थी, क्योंकि पूरी तरह से डिफीट नहीं करते थे, और या फिर डिफीट करते भी थे तो उस राजा को वहाँ पे या फिर उस पर्टिकुलर जो भी था उसको रूल करने के लिए बोल देते थे कि हमारे नाम पे रूल करो, ये ट्रीटी साइन कर लो, ये सारी चीज़ें करोगे। यहाँ पे क्योंकि उतना ज़्यादा डिसाइसिव हुआ नहीं अभी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर जीत गए फिर फ्रेंच जीत गए, तो यहाँ पर एक ट्रीटी हुई जिसका नाम है एक्स ला चैपल
ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल, मतलब ये एक्चुअल में यूरोप में ही हुई थी, ठीक है, और उसी ट्रीटी को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया कि उस ट्रीटी को आप यहाँ पे फॉलो करोगे। देन आते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर, और सेकेंड कार्नेटिक वॉर की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होता है 1749 पे, ठीक है। अगेन ये आपको एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और 1754 में ये एंड होता है। और ट्रीटी कौन सी होती है यहाँ पे? ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा सा ब्रिटिशर थोड़ा सा अपर होल्ड में थे, तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, यहाँ पे ध्यान रखना। ये समझ में तो आ रहा होगा ना, पौंडीचेरी लिखा हुआ ये, ठीक है। एंड देन होता है हमारा थर्ड कार्नेटिक वॉर, और थर्ड अगर बात करें तो 1756 में स्टार्ट होता है, 1763 में एंड होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, अगर कभी एक बैटल ऑफ अंबर पूछ लेना कि ये बैटल ऑफ अंबर क्या है, तो एक्चुअल में जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ ये बैटल ऑफ अंबर के साथ ही स्टार्ट हुआ, बैटल ऑफ अंबर के साथ ही हुआ, ठीक है, क्लियर। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड है वो। और थर्ड की अगर हम बात करें तो 1756 में चालू हुआ, 63 में ख़त्म हो गया। इसको हम बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको हम बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, वॉन्डी वॉश क्या है, वॉन्डी वॉश है क्या ये, जैसे मसूलीपट्टनम है ना, बट वो एक्चुअली मसूलीपट्टनम नहीं, मछलीपट्टनम है। वैसे वॉन्डी वॉश नहीं है, ये वंडवासी करके है, ठीक है, वंदवासी करके एक जगह है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो उसको वंदवासी बोल नहीं पाते थे तो उसको वॉन्डी वॉश कर दिए, जैसे ये लोग ठाकुर का टैगोर कर दिए तो वैसे उसको वॉन्डी वॉश बना दिए। तो ये 1760 में हुआ था, और इसीलिए इसको बैटल ऑफ इस बोलते, बिकॉज यहाँ पे ही मेन 1760 में युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच में, ब्रिटिशर वर्सेस फ्रेंच के बीच में 1760 में। तो थर्ड वाले को बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश के नाम से भी जानते हैं। या फिर इस तरह से पूछे कि बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश वॉज अ पार्ट ऑफ विच कार्नेटिक वॉर, तो थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। और ये चीज़ ध्यान रखना इसमें कि इट वॉज अ काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो एक्सटेंशन, इट वॉज अ एक्सटेंशन ऑफ 7 ईयर वॉर। मतलब ध्यान से सुनो, अब इनके बीच में, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में यूरोप में युद्ध चालू हुआ 1756 में, जो 7 साल तक चला। उस युद्ध को 7 ईयर वॉर बोलते हैं, क्योंकि वो 1756 में शुरू हुआ और उसी वहाँ पे शुरू हुआ, तो ये लोग यहाँ पे भी आपस में लड़ गए। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि मान लो कि आप हो, ऐसे मान लो कि ये आपके पापा हैं, ठीक है, और ये आपके पड़ोस वाला, या फिर ये आप हो, ये आपका पड़ोस वाला है, आपका मतलब कंटेम्प्रेरी इन दी सेंस जैसे आपका हम उम्र है। ऐसे ही आप दोनों लोग के पापा हैं, ठीक है, और आप लोग के दोनों लोग के जो पापा हैं वो आपस में बहुत बड़े मतलब एकदम विरोधी हैं। आप जब जैसे ही देखते हैं लड़ जाते हैं, तो आपके बीच में कैसे रिलेशंस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। मतलब आप फॉर एग्जांपल आप दोनों लोग सेम स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में लड़ जाओगे आप, तो एक्चुअल में लड़ाई किस वजह से हुई, मतलब फादर हमारे लड़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो वैसे ही क्योंकि लड़ाई हो रही है यूरोप में, इसलिए हम यहाँ पे भी लड़ाई स्टार्ट कर दी 1756 में, इसलिए इसको 7 ईयर वॉर का एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। 7 ईयर वॉर्स के साथ स्टार्ट हुआ यहाँ पे और एंड हुआ 1763 में, और ब्रिटिशर्स की जीत हुई, और फ्रांसीसी अब यहाँ से पूरी तरह एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ से इनका बोरिया बिस्तर उठ गया। बस यहाँ पे बस इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कौन कर रहा था, क्योंकि ये लास्ट वाला था ना, ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाई, कौन लीड कर रहा था। और यहाँ पे मैं फ्रांसीसियों का भी लिख देता हूँ, फ्रेंच फोर्सेस लेड बाई। तो यहाँ पे लीड कर रहा था आयर कूट, ठीक है, आयर कूट, और यहाँ पे लीड कर रहा था कॉम्ते डी लाली। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है मतलब कहीं पे भी आप देखोगे ना आयर कूट, तो आयर कूट नहीं लिखा होगा, सर आयर कूट, थॉमस रो नहीं, सर थॉमस रो। जैसे इनके नाम में सर नहीं लगा होगा क्योंकि इन्होंने रूल नहीं किया। मतलब इतना हमारे अंदर ब्रिटिशर घुसा हुआ है कि मतलब हर जगह टेक्स्ट बुक में हम मतलब इनके आगे सर नहीं लगाते। मतलब ठीक है आप यूरोपियंस के आगे लगाते हो तो फिर सबके आगे लगाओ, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर ने ऑब्वियस सी बात है मैं रूल किया, तो सबकी जगह सर आयर कूट, सर थॉमस रो। हो सकता है मेरे मुंह से भी निकल जाए आगे, क्योंकि वही है, क्योंकि हर जगह देख रखा है उसी को, सर आयर कोट, सर थॉमस रो। तो ये क्यों ना, जैसे कॉम्ते डी लाली तो इसको भी आयर कोट लिखो ना, लेकिन ना सर आयर कोट हर जगह, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मतलब जानबूझ के यहाँ पे सर नहीं लगाया, ठीक है, बिकॉज नाम हमें जानने की ज़रूरत है, ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। आयर कोट, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि आयर कोट ने कूट दिया किसको, फ्रांसीसियों को, और ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया पौंडीचेरी। पौंडीचेरी यहाँ पे है, पौंडीचेरी बेस था, फ्रांसीसियों का बेस था पौंडीचेरी। आज भी पौंडीचेरी में आपको कुछ ना कुछ फ्रांसीसी मिल जाएंगे, और इसी वजह से क्योंकि पौंडीचेरी कैप्चर हो गया तब गए कौन, फ्रांसीसी। और यहाँ से एक तरह से मैंने क्या पढ़ा
क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन अभी हमने किस तरह से पढ़ा? एक्सपेंशन में अभी पढ़ा कि अपने ही जो यूरोपियन कंटेम्प्रेरीज थे उनको एलिमिनेट किया। अब हम पढ़ेंगे इंडिया में जो रूल कर रहे थे शासक, उनको अब कैसे एलिमिनेट किया, वहाँ कैसे एक्सपेंशन किया। बट उससे पहले सीधे बैठ जाएंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। ये क्यों ऐड किया मैंने? क्योंकि एक्चुअली मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, बैक में, नेक में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की टिप पे, क्योंकि पॉस्चर मेरा काफ़ी गड़बड़ है, ठीक है। जो मैंने एनालाइज़ किया तो पॉस्चर मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों का ये होगा, ठीक है। हो सकता है अभी आपको पेन ना हो रहा हो, लेकिन आगे चल के आपको पेन हो सकता है, ठीक है। आप जब बड़े होंगे तो ये जो आप चीज़ें कर रहे हो उसकी वजह से पेन हो सकता है आपको, ठीक है। तो इस वजह से ये मेरे लिए भी एक रिमाइंडर मैंने सेट कर रखा है और आपके लिए भी रिमाइंडर है, ठीक है, कि ये सीधे एकदम स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होनी चाहिए और डीप ब्रीथ, ठीक है। इससे हम रिलैक्स करेंगे, ठीक। तो अब अगर सभी लोग रिलैक्स हो चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि कैसे अब बाकी जो चीज़ें कैप्चर करी, जैसे कि बंगाल कैसे कैप्चर किया, मराठा तो देख ही चुके हैं बट उसको भी फिर से देख लेंगे, अफगान कैसे कैप्चर किया, सिख कैसे कैप्चर किया, एंड देन क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, होता है सर, अच्छा होता है। तो आगे बढ़ें, फिर स्टार्ट करें सर। थर्ड, हाँ, यहाँ पे ट्रीटी हुई थी, वैसे याद करना चाहो तो कर लो। यहाँ पे एक ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी थर्ड के बाद, ठीक है। थर्ड के बाद एक ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, मतलब पेरिस में ये ट्रीटी हुई थी जिसको इन लोगों को फॉलो करना था कि भाई फ्रांसीसियों अपना यहाँ से बोरा बिस्तर उठा के निकल लो। तो एक तरह से ये ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके तहत पौंडीचेरी और ये चंदन नगर एक करके था टेरिटरी, उसको जो है डीप ब्रीथ, हाँ, जालिम बाम लगाओ, अच्छा, जालिम बाम। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं बंगाल पे। थोड़ा समझो, मुग़ल शासक था औरंगज़ेब, मुग़ल शासक था औरंगज़ेब जो कि दिल्ली में बैठा हुआ था। बंगाल एक प्रोविंस थी, उसको गवर्न करने के लिए उसने यहाँ भेजा किसको? मुर्शिद कुली खान को, मुर्शिद कुली खान को। इसको बनाया बंगाल का नवाब। तो ये बंगाल का पहला नवाब बना, कौन? मुर्शिद कुली खान। एक्चुअल में ये माना जाता है कि जो मुर्शिद कुली खान है, ठीक है, ये जो था हिंदू था, मुर्शिद कुली खान। इसका एक्चुअल में नाम था सूर्य नारायण मिश्रा, ठीक है। मिश्रा साहब जो है खान साहब में बदल गए, ठीक है, इनका धर्म परिवर्तन हुआ, तो इनको बनाया गया बंगाल का नवाब। तो ही वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। ये चीज़ याद करनी है, ठीक। सूर्य नारायण मिश्रा याद नहीं करना है, लेकिन ये याद करना है कि पहले नवाब थे बंगाल के। अभी जब बंगाल के नवाब थे, ठीक, तो थे, बिल्कुल थे। औरंगज़ेब निकल लिए। औरंगज़ेब के बाद हमने देखा कि और भी इनके रूलर्स आए, खटाखट विकेट गिरे औरंगज़ेब के बाद। फारूक सियार एक आया था, याद करो, वही फारूक सियार, वही फारूक सियार जिसको सैयद ब्रदर्स कुर्सी में लाए थे और मरवाए भी थे। तो वही फारूक सियार ने जो है अंग्रेज़ों को एक बार बोला कि अंग्रेज़ों, तुम बिना टैक्स के ट्रेड करो आराम से बंगाल में, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। गोल्डन फरमान इशू कर दिया, गोल्डन फरमान इशू कर दिया किसने? फारूक सियार ने, कि ट्रेड करो आराम से। ये जो ट्रेड बिना टैक्स के ट्रेड प्रिविलेज है, धीरे धीरे फ्रांसीसी भी वहाँ घुसे, उनको मिलने लगा। धीरे धीरे बंगाल में कंडीशन चेंज हुई। मुर्शिद कुली खान के बाद आए अली वर्दी खान। वैसे एग्जैक्टली बाद में तो नहीं आए, लेकिन उसके बाद कौन है हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अली वर्दी खान है। और अली वर्दी खान बस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका जो पोता है, ग्रैंड सन है, वो इनके बाद आया और उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला आया, ठीक है। अब ये जो सिराजुद्दौला है, ये सिराजुद्दौला, इसने ये बोला जब, और एक्चुअल में 23 ईयर्स की कम एज में इसने पूरा थ्रोन को कैप्चर किया, मतलब एक तरह से नवाब बना बंगाल का। और एक्चुअल में धीरे धीरे ये मुगल रूल से एक तरह से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुका था बंगाल। ऐसा नहीं कि अब जैसे औरंगज़ेब के टाइम तो क्या था कि पूरे कंट्रोल में था मुर्शिद कुली खान, लेकिन अब नहीं। सिराजुद्दौला ने बोला, सिराजुद्दौला ने ये बोला, ठीक है, किससे? ब्रिटिशर से। समझ तो आप गए होंगे। ये हैं ब्रिटिशर, तो इन दोनों, ये हैं ब्रिटिशर और ये हैं फ्रेंच, इन दोनों को बुलाया और ये जो आप शब्द आपके दिमाग से निकल रहा है वो सेम शब्द बोले, ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने बोला कि देखो ये हमारा इलाका है, अब शब्द नहीं,
तो ये हमारा इलाका है और इसलिए अब बात गई, मतलब वो सब गया अब काम कि आप बिना टैक्स के यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, अब टैक्स देना पड़ेगा। इसने तो बोला फ्रांसीसी ने हाँ ठीक है हम देंगे। ब्रिटिशर ने बोला नहीं हम नहीं देंगे। अब जब ये नहीं देंगे तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला गया फोर्ट विलियम में। ठीक है, सिराजुद्दौला गया कहाँ पे, बस ऐसे समझ लो आप, एक फोर्ट विलियम था। ये सब क्योंकि याद करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए बस सुनते रहो। ठीक है, फोर्ट विलियम हुआ। अब फोर्ट विलियम जो है उसके अराउंड ये किलाबंदी कर रहे थे, मतलब वॉल्स बना रहे थे। इनका फोर्ट विलियम था एक ब्रिटिशर का, तो उसके अराउंड किलाबंदी कर रहे थे। इनका ये कहना था कि हम फ्रांसीसियों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं ये। ठीक है, बट सिराजुद्दौला बोलता नहीं, ये तो एक तो किलाबंदी सब बंद करो और टैक्स वैक्स भरो। तो जब इन्होंने मना कर दिया तो सिराजुद्दौला अपनी फोर्स लेके गया कहाँ, फोर्ट विलियम में। अंग्रेज घुसे हुए आराम से, एकदम क्रिसमस पार्टी चल रही थी। और उसने क्या किया, जब इनको पता चला तो कुछ तो भाग निकले। ठीक है, जो थोड़ा तेज थे, और ज़्यादातर महिलाएं बच्चे जो है बंद वो हो गए, और भी कुछ ब्रिटिशर ठीक है कैप्चर कर लिए सिराजुद्दौला ने, और इनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया। काल कोठरी में ये माना जाता है कि काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स की, रफली 400, वो मतलब नंबर काफ़ी मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं है, काफ़ी डिस्प्यूटेड है। तो ये माना जाता है उसमें डेथ हो गई, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी यहाँ पे स्टार्ट होती है। क्या, ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, जिसकी वजह से एक्चुअल में सही है ना, हाँ ब्लैक होल ट्रेजेडी। और जब इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में जो है, जो ब्रिटिशर एस्केप करके गया, उन्होंने बोला किसको, जो उस समय गवर्नर था क्लाइव, उसको बोला कि भैया देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसने बोला क्या हो रहा है, वो मद्रास में बैठा हुआ था, तो उसको ये पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया। मद्रास से भागा वो तुरंत सेना लेके, कहाँ पे, सीधे प्लासी। प्लासी क्या है ये, एक तरह से हम अभी भूल जाओ प्लासी, ये पहुँचा इसके पास, सिराजुद्दौला के पास, कि भाई सब क्या है। तो सिराजुद्दौला ने फिर यही बोला इसको कि समझे ये हमारा इलाका है, ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर ने बोला अच्छा ठीक है देंगे, बिल्कुल टैक्स देंगे। अब ब्रिटिशर ने क्या किया, इसी का एक वफादार था, ये जो पीछे खड़ा हुआ है, इसका नाम है मीर जाफ़र। ये जो मीर जाफ़र है इसका सेनापति था, किसका, एक तरह से सिराजुद्दौला का। तो ब्रिटिशर ने मीर जाफ़र को बुलाया, बेटा इधर आओ। मीर जाफ़र गया, बोलते हैं क्या मीर जाफ़र, क्या मतलब कुछ एस्पिरेशन है तुम्हारे अंदर की नहीं, कि बुढ़ापे तक सिराजुद्दौला के सर्व करते रहोगे। देख रहे हो 23 साल का लड़का है वो, और तुम इतने बुढ़ा, मतलब इतने अधेड़ उम्र के हो गए, तुम्हें कोई एस्पिरेशन नाम की चीज़ है कि नहीं, कि तुमको नवाब कभी बनना है कि नहीं। मालिक बात तो सही है, मीर जाफ़र ने बोला। तो ब्रिटिशर ने बोला कि फिर हेल्प करो हमारी, सिराजुद्दौला को एलिमिनेट करने में तुमको बना देंगे, बस थोड़ा सा हमारी हेल्प कर दिया करना, टैक्स वैक्स ना लेना हमसे। तो बोलता है क्यों नहीं। तो मीर जाफ़र ने, ब्रिटिशर ने बोला कि सिर्फ तुमसे काम नहीं चलेगा, और भी कुछ लोगों को साथ में लो जो सिराजुद्दौला के खास हों। और उसने लिया, उनके नाम हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मीर जाफ़र का नाम जानने की ज़रूरत है कि मीर जाफ़र ने एक तरह से ट्रेचरी करी, धोखा किया सिराजुद्दौला के साथ, और सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में प्लासी में लड़ा गया। प्लासी एक जगह है बंगाल में, जो कि पलाश नाम का जो एक ट्री होता है, पेड़ होता है, उसके नाम पे इस जगह का नाम पड़ा। पलाश एक ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, वहाँ पे ये पाया जाता है पलाश, और वहाँ पे पलाश बहुत ग्रो होता है, इसलिए उस जगह का नाम है पलासी, जो है कि बंगाल में। वहाँ पे ये युद्ध होता है, और यहाँ पे सिराजुद्दौला वॉज किल्ड, सिराजुद्दौला, ठीक है, इसकी हो जाती है क्या, मृत्यु, इसको मार दिया जाता है। थ्रोन पे कौन बैठता है, एक तरह से नवाब कौन बनता है, मीर जाफ़र। अब मीर जाफ़र जो हैं ढंग से चीज़ें कर नहीं रहे थे इन दी सेंस कि मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरह से प्लेजर नहीं दे पा रहे थे ब्रिटिशर को। तो ब्रिटिशर ने देखा कि आसपास कोई है, हाँ देखा, इसका दामाद घूम रहा था, उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम से बोला बेटा क्या मतलब जवान हो गया हो, थ्रोन पे बैठना है कि नहीं, कि बस हटाओ इनको मीर जाफ़र को। तो बोलता बिल्कुल। तो फिर मीर जाफ़र को बोला अब तुम उतर आओ, अब मीर कासिम की बारी है। तो मीर कासिम को उठाया। मीर कासिम तेजू लड़का था, इसने क्या किया, इसने जो है अमर अकबर एंथोनी देख ली, तो इसने तिकड़ी बनाने का सोचा। ये गया किसके पास, ये गया मुग़ल शासक था उस समय, शाह आलम द्वितीय। ये अभी बेचारे तंग थे, ब्रिटिशर के अंडर में रहना पड़ रहा था, और ये एक बीच में पड़ा अवध, तो वहाँ से उठा लिया किसको, शुजाउद्दौला को। ये सिराजुद्दौला नहीं है, सिराजुद्दौला तो जा चुके हैं, शुजाउद्दौला, ठीक है। इन दोनों ने जो है, ठीक है, बॉटल खोली और इन्होंने अलायंस बनाया, ठीक है, मीर कासिम, शाह आलम II और शुजाउद्दौला ने। और इन्होंने अलायंस बनाया कि हम तीनों भाई मिलके ब्रिटिशर को हराएंगे, और फिर तीनों अपने अपने टेरिटरी में राज करेंगे। हुआ बैटल ऑफ बक्सर, जो बिहार में है। कब हुआ,
1764 में हुआ, 1764 में हुआ, वही हुआ जो होना था। ब्रिटिशर फिर जीत गए, और जब ब्रिटिशर जीत गए तो इन तीनों को जो है ऐसे कुर्सी डाली, ठीक है, यहाँ बिठाया और एक कंटाप मारा। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे हो हैं? तो जिस तरह से गैंग्स ऑफ वासेपुर में उस तरह बिठा के कुर्सी में, है ना, ह्यूमिलिएट किया जाता है, वैसे इन तीनों को ह्यूमिलिएट किया गया। मीर कासिम को तो पहले साइड में कर दिया कि तुम निकलो, तुम्हारे पास है ही क्या, बंगाल तो पहले से हमारा है, ठीक। तो मीर कासिम को हटा के फिर से यहाँ पे जाफ़र को ले आया, मीर जाफ़र को, कि यार तुम ही भरोसेमंद आदमी हो, आ जाओ, फिर से आ जाओ तुम, ठीक है। ये कौन है? ये है हमारा मुग़ल शासक शाह आलम II, ठीक है। और ये कौन है? ये है हमारा शुजाउद्दौला। इन दोनों को शुजाउद्दौला, ठीक है। तो वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में तुमने देखा होगा, ठीक है, कि कैसे जब ये उठने का प्रयास करते हैं, है ना, तो मनोज वाजपेयी मारता जहाँ पर, है ना, और कुछ अपशब्द होते हैं वहाँ पे। तो लेकिन अब यहाँ पे वही हुआ इन दोनों के साथ, इनको ह्यूमिलिएट करके इनसे ट्रीटी साइन करवाई गई, एंड दैट वाज इलाहाबाद ट्रीटी। कब हुई ये ट्रीटी? इलाहाबाद की ट्रीटी हुई कब? 1765 में, 1765। ये ट्रीटी साइन करवाई, उस समय गवर्नर था बंगाल का क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। वही रॉबर्ट क्लाइव जिसने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था इन दी बैटल ऑफ प्लासी। बट बैटल ऑफ बक्सर में अगर पूछ ले ब्रिटिश फोर्सेस को किसने लीड किया था, तो ब्रिटिश फोर्सेस वर लेड बाई, इनको लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो, ठीक। बट इस समय गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? क्लाइव। उसने इन दोनों को बिठा के इलाहाबाद ट्रीटी साइन करवाई 1765 में। उसके बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन में हमें नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना है कि इसके थ्रू डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल स्टार्ट हुई। डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई इन बंगाल, और उस डुअल गवर्नमेंट का मतलब है यानी कि दीवानी फंक्शंस और निज़ामत फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। व्हाट आर दीज दीवानी एंड निज़ामत फंक्शंस? दीवानी का मतलब है रेवेन्यू राइट्स, और निज़ामत का मतलब है पैसा, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट। तो पैसा ऑब्वियस ही बात है ब्रिटिशर अपने हाथ में रखेंगे, तो ब्रिटिशर्स ने ये अपने हाथ में रखा और ये बोला बेटा शाह आलम II, ठीक है, ये तुम आराम से देखो, है ना, आराम से, जो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना। तो दीवानी जो है कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटिशर कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जो पैसे वाला खेल है वो ब्रिटिशर कंट्रोल करेंगे, और जो निज़ामत है, निज़ामत का मतलब पुलिस फंक्शन, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का जो है पूरा पुलिस वाला सिस्टम, ये तुम देखोगे, ठीक है। तो ये शाह आलम II को दे दिया, ख़त्म बात। और ये जो डुअल गवर्नमेंट है 7 साल तक चलती है, 7 ईयर्स तक चलती है, जिसको ख़त्म करता है कौन? इसको ख़त्म, सॉरी यहाँ पे इलाहाबाद ट्रीटी लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि 1765 में हुई, ठीक है। कौन लाया था? मतलब एक तरह से क्लाइव था, इसने डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट करी, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इस डुअल गवर्नमेंट को एंड किसने किया, ख़त्म किसने किया? तो ध्यान रखना 7 साल यानी 1772 में इसको ख़त्म किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ख़त्म हो गया बंगाल वाला किस्सा, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा ये वाला। अब किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, यही मेन था आपका, यही मेन था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। हार्डिंग नहीं, हेस्टिंग्स था ये, वॉरेन हेस्टिंग्स, हार्डिंग नहीं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, अब आते हैं मैसूर पे। मैसूर क्या है? मैसूर ये रहा, मैसूर ये जो एरिया है मैसूर है। यहाँ पे एक डायनेस्टी हुई, वुडयार डायनेस्टी, हिंदू राजा थे ये, वुडयार डायनेस्टी हुई। ये वुडयार डायनेस्टी एज सच जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे थे, जब कोई डायनेस्टी वीक होती है तो वहाँ पे जो कमांडर होता है वो थ्रोन पे बैठ जाता है। तो वुडयार डायनेस्टी में इनका एक मिलिट्री कमांडर हुआ हैदर अली। जब देखा उसने कि ये लोग वीक होने लगे, हटा के थ्रोन पे बैठ गया हैदर अली। कहाँ पे? मैसूर में। अब हुआ होता ये था कि मराठा उस समय बहुत पावरफुल हुआ करते थे, वही सेम टाइम में दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, मराठा पढ़ के आए हैं अभी, दोनों कंटेम्प्रेरी हैं। तो मराठा रेड मारते रहते थे, जब रोज़ देखो रेड मारा, रोज़ देखा रेड मारा, लूटते थे, न जाने क्या क्या करते थे, ठीक है। तो अब मैसूर ने बोला यार क्या मतलब रोज़ रोज़ रेड मारते हो, हम तुमको चौथ वौथ दे दिया करेंगे, काहे यहाँ पे आते हो फालतू में, खुद परेशान होते हो, हमको परेशान करते हो। तो मतलब उन्होंने, हैदर अली काफ़ी एबल रूलर था तो उसने ट्रीटी करके रखी थी। लेकिन ब्रिटिशर को ये बात सही राज आ नहीं रही थी हैदर अली की। क्यों? क्योंकि हैदर अली वॉज लिटिल बिट इंक्लाइन टुवर्ड फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों का अभी डर गया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बैठा था नेपोलियन बोनापार्ट, और नेपोलियन बोनापार्ट का खतरा मंडरा रहा था सर पे कि फिर से आ गया तो फिर से इनके साथ लड़ना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि अलायंस बिठाया, किसके साथ? इसके साथ, मराठा के साथ, और यहाँ निज़ाम जो हैदराबाद उनके साथ। अब किस तरह से अलायंस बैठा? एक्चुअली में हुआ ये कि ब्रिटिशर ने पहले अलायंस बैठाया, हैदर अली ने बाद में अलायंस को तोड़ के अपने पाले में ले आया।
तो इसी वजह से अब यहाँ पे पहला एक्चुअल में जो मैसूर में वॉर होते हैं टोटल 4 वॉर होते हैं। जिस तरह हमने देखा कार्नेटिक 3 वॉर हुए, वैसे ही मैसूर में टोटल 4 वॉर होते हैं जिनको हम एंग्लो मैसूर वॉर बोलते हैं। तो अगर हम फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये होता है इन द ईयर 1767 से लेके 69। सारी चीज़ें मैं आपको क्रोनोलॉजी में बता रहा हूँ, याद रखिए। 1757 1757 का बैटल ऑफ प्लासी पहले होगा, फिर 1764 का बैटल ऑफ बक्सर बाद में होगा, फिर आएंगे मैसूर में 1767 में। तो जानबूझ के मैंने ऑर्डर में रख रखा है ताकि आपके दिमाग में उसी तरह से चीज़ें वो हो जाए, और फिर मैं आपको लास्ट में समराइज़ भी कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर इसमें हुआ, ट्रीटी हुई होगी। जीता कौन यहाँ पे? तो एक तरह से जीत हैदर अली की ही हुई थी, ठीक है। एंड द ट्रीटी हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास। मैं ट्रीटी ऑफ मद्रास पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस इन शॉर्ट मद्रास लिख रहा हूँ, ठीक। जीत किसकी हुई? मैसूर किंगडम की। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड एंग्लो जो मैसूर वॉर हुआ ये काफ़ी लंबे समय तक चला। दोनों पार्टियां बोर आ चुकी थी, बोर हो रही थी, और धीरे धीरे जब बोर हो रही थी तभी हैदर अली की डेथ हो जाती है। ऐसा नहीं कि उन अंग्रेजों ने मार दिया, उसकी कैंसर की वजह से डेथ हो गई हैदर अली की। और ये एक्चुअल में स्टार्ट कब हुआ? 1780 में स्टार्ट होता है और 84 तक चलता है। बीच में हैदर अली की डेथ हो जाती है तो उसका बेटा भी यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान, जिसको कि टीपू सुल्तान, जिसको कि टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं, वो आता है थ्रोन पे। और किसका बेटा है ये हैदर अली का बेटा है, टीपू सुल्तान। अब जब टीपू सुल्तान थ्रोन पे आता है तो ये वॉर को कैरी फॉरवर्ड करता है, किसको? सेकंड वाले को ही। लेकिन ये डिसाइसिव नहीं होता है, ईदर पार्टी डजंट विन, ना तो हारती है ना तो जीतती है। तो एकदम वैसे हुआ कि एकदम दोनों पार्टी बीच में। और ये जो ख़त्म हुआ वॉर, यहाँ पे ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है यहाँ, ठीक है, इसको याद रखना। पहले वाले मद्रास से ख़त्म होता है और दूसरा वाला ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से ख़त्म होता है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट था। थर्ड जो एंग्लो कार्नेटिक एंग्लो मैसूर वॉर है वो 1790 में चालू होता है, 1790 में, और 92 तक चलता है। और यहाँ पे होती है डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान, और छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी डिफीट होती है टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान से लगभग काफ़ी पैसा, जिसको वॉर इंडेमनिटी बोलते थे, ब्रिटिशर्स बोलते थे कि जैसे हमने तुमको हरा दिया, ठीक, तो हराने के बाद तुमसे पैसा भी लेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने मतलब हमको वॉर लड़ने पे मजबूर किया, और वॉर लड़ने पे तुमने हमको मजबूर किया तो तुमने हमारा पैसा भी तो वेस्ट कर दिया, तो वो पैसा भी दो हमको तुम। तो लगभग 2 करोड़ रुपए से कुछ मांगा, और टीपू सुल्तान से बोला बेटा अपने दोनों बच्चों को दे दो, क्योंकि किसी ने पूरा पैसा एक टाइम पे नहीं दे पाया। तो टीपू सुल्तान से ब्रिटिशर ने बोला कोई बात नहीं, पैसा आराम से दे देना, अपने दोनों बच्चों को दे दो। तो जो उसके दोनों सन्स थे उनको कैप्चर करके ले गए एज हॉस्टेजेस। कौन? ब्रिटिशर। टीपू सुल्तान के मन में बस यही था, क्या गजब बेइज्जती है यार। अब टीपू सुल्तान को लेना था बदला, उसके दिमाग में था सिर्फ और सिर्फ बदला। तो अब इस टीपू सुल्तान ने अलायंस बनाने स्टार्ट की, किसके साथ? फ्रांसीसियों के साथ। मतलब पहले भी अलायंस के शक था, किसको? ब्रिटिशर को, तभी अटैक कर रहे थे इस मैसूर पे बार बार। लेकिन इस बार टीपू सुल्तान ने सारी लिमिट क्रॉस करके यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट से इसके बहुत ज़्यादा एकदम कॉन्टैक्ट बन गए, और ये इसने खुद एक तरह से कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों को अपनी टेरिटरी में बहुत सपोर्ट किया। इतना ज़्यादा सपोर्ट देखते हुए टीपू सुल्तान से बोला ब्रिटिशर ने कि बेटा सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लो, ठीक है। उससे बोला कि बेटा सब्सिडियरी अलायंस साइन सॉरी चलिए, तो सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के लिए बोला, टीपू सुल्तान ने मना कर दिया। व्हाट वाज दिस सब्सिडियरी अलायंस? इसका मैंने कल भी जिक्र किया था आपसे, लेकिन कल मैंने आपको बताया नहीं था, अब इसको जानने की ज़रूरत आ गई है। तो सब्सिडियरी अलायंस एक पॉलिसी थी जिसको कि एक्चुअल में सबसे पहले डुप्ले लेके आया था। डुप्ले कौन था? ये एक फ्रेंच एक गवर्नर जनरल था, बट एक्चुअल में इसको यूज़ किया था इंडिया में वेलेज़ली ने। तो जब भी आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसको सब्सिडियरी अलायंस को कौन लेके आया, तो उसका आंसर होगा वेलेज। मतलब वो अब डिपेंड करता है, मैंने आपको पूरा क्लियर कट बता दिया कि एक्चुअल में इंट्रोड्यूस तो डुप्ले ने किया था जो कि फ्रेंच गवर्नर जनरल था, बट एक्चुअल में वो उतना यूज़ कर नहीं पाया था, उसको ढंग से यूज़ किया था वेलेज़ली ने। तो कॉन्सेप्ट तो डुप्ले का था, बट यूज़ इंडिया में वेलेज़ली ने किया था। तो वेलेज़ली का नाम याद रखना। कब आया? ये 1798 में आया, 1798 में आया, ठीक है। और अब आप देखिए 1798 में जब आया, और ये हमारा कब खत्म हुआ? 92 में ख़त्म हुआ, और 1798 जब ये आया, ठीक है,
तो ब्रिटिशर ने इससे बोला कि बेटा अपना ये ले लो। अब इसके तहत था क्या वो, ज़रा समझ लो। इसके तहत ये था, इतने सारे बंदिशें थी, मैंने आपको कल भी बताई थी कि आपको अपनी कैपिटल पे, बस आप सुन लो, रटने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कैपिटल में ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना पड़ेगा, उसका खर्चा भी तुम खुद ही उठाओगे। ब्रिटिश मतलब तुम्हारी टेरिटरी में एक ब्रिटिश का बंदा परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे रहेगा। तुम किसी भी दूसरे यूरोपियन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते अपनी टेरिटरी में। तुम किसी दूसरे इंडियन रूलर के साथ भी अगर ट्रीटी में जाओगे तो वो भी हमसे पूछे जाना पड़ेगा, अपने आप नहीं जा सकते हो। तो बात ये आती है कि इसको तो फिर किसी इंडियन रूलर ने अडॉप्ट ही नहीं किया होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको सुनने में तो लग रहा होगा कितना, मतलब ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि मतलब अन्याय हो रहा है, लेकिन उनको अन्याय नहीं लगा इंडियन रूलर्स को। उनको लगा कि हमें कितनी अच्छी मतलब ब्रिटिश फोर्स मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब जो इंडियन रूलर था वो कोई बहुत शक्तिशाली था, उसने सब्सिडियरी अलायंस अडॉप्ट कर लिया। ऑब्वियस बात है, वो भी कहीं ना कहीं समझ चुका था कि इनसे लड़ पाएंगे नहीं ढंग से, तो क्यों ना मतलब इनकी जो अच्छी सी फोर्स है उसको ले लें। एटलीस्ट कम से कम बाकी जो इधर उधर के इंडियन रूलर है, कम से कम वो तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाए। अब आप अपनी कैपिटल में दूसरी टेरिटरी को मतलब दूसरे की फोर्स लाके खड़ा कर दोगे, आपने अपने एक तरह से पूरा उन्हीं को किंगडम ही दे दिया, आपने सौंप दिया। ये बात उस समय रूलर्स को समझ नहीं आई। कुछ रूलर्स ने समझ ली जिन्होंने मना किया, जैसे कि टीपू सुल्तान। तो हैदराबाद वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑक्यूपाइड थ्रू जिसने कि, या फिर हम बोल सकते हैं सब्सिडियरी अलायंस को अडॉप्ट किया। देन मैसूर 1799। अब आपको लगेगा सर टीपू सुल्तान ने तो मना कर दिया था। बिल्कुल मना कर दिया था, और जैसे ही मना किया ना, अब होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ वाला जो एंग्लो मैसूर वॉर है डिसाइसिव था 1798। और हाँ, इसने अपने दोनों बेटों को छुड़ा लिया था वैसे पैसे देके, ठीक है, अगर आपके मन में आ रहा है तो। 1798 में ये वॉर हुआ और 99 में ख़त्म हो गया विद द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। यहाँ पे जो शेर मैसूर है टीपू सुल्तान, उसकी डेथ हो जाती है। और ऑब्वियस ही बात है, जब डेथ हो गई तो ब्रिटिशर ने क्या किया, उन्हीं वुडियार डायनेस्टी के जो राजा थे उनको फिर से यहाँ पे एक पपेट रूलर के तौर पे बिठा के यहाँ पे बिठा दिया और उनसे सब्सिडियरी अलायंस साइन करवा लिया। तो इसीलिए मैसूर भी 1799 में सब्सिडियरी अलायंस के तहत आ गया। तंजौर भी जो था हमारा तमिलनाडु, जहाँ पे याद करो चोलास की कैपिटल होती थी, ये भी 1799 में। और अवध, ध्यान रखना, ये आपके SSC CGL 2022 में पूछा गया था, अवध ने कब अडॉप्ट किया, 1801 में। मराठा अगर बात करें, पेशवाज, ठीक है, पेशवा जो थे इन्होंने कब अडॉप्ट किया, 1802। पेशवा कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर। पहले पेशवा का नाम बताएं जल्दी से कमेंट में, तो ध्यान रखना। तो पेशवाज ने 1802 में, तो ये थोड़ा सा याद रखने आपको ईयर्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। अब आते हैं मराठास पे। तो मराठा वाला हम कल देख चुके हैं, वैसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। क्यों यहाँ पे मैंने रख रखा है, ताकि आपके दिमाग में वो टाइमलाइन ऑर्डर सेट रहे। अब याद करिए, 1799 में टीपू सुल्तान मर जाता है, और कल बताए थे मराठा के जो हमारे थे नाना फडनवीस, जो एक्चुअल में रूल कर रहे थे, बिकॉज जो बाजीराव सेकंड था वो तो एक तरह से इनकैपेबल था। जिस तरह कैपेबल बाजीराव फर्स्ट थे, बाजीराव मस्तानी वाले, उतना ही इनकैपेबल बाजीराव टू था। तो कौन लीड कर रहा था, नाना फडनवीस। नाना फडनवीस मर जाते हैं 1800 में, 1799 में ये कैप्चर कर लिया। और एक्चुअल में इनको एकदम जुड़ने नहीं देता था मराठा और मैसूर को, कौन, ब्रिटिशर, अलग ही रखता था। तो जब मैसूर 1799 में कैप्चर कर लिया, तब उसका पूरा फोकस कर गया कहाँ पे, मराठा में। और 1800 में तो वैसे भी डेथ हो गई, तो हमने वहीं से भी हमने देखा कि किस तरह पहला तो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। कब, ये तो पहले ही हो गया था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। या फिर मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे कल क्योंकि मैंने बता दिया। तो पहला हुआ था 1775 में से लेकर 82 तक। ट्रीटी का नाम बताइए जल्दी से, कौन सी ट्रीटी हुई थी। सेकंड की अगर बात करें कब होता है, 1803। क्यों, क्योंकि नाना फडनवीस अब जा चुके थे 1800 में। 1803 से लेकर 1806 तक चला। अब एग्जैक्ट नहीं याद रखना 1803 से लेकर 6 तक, बस थोड़ा सा दिमाग में रखो कि हाँ मतलब 1799 में डेथ हो जाती है एक तरह से टीपू सुल्तान की। 1800 में नाना फडनवीस यहाँ पे चल बसते हैं मराठा में, और अब यहाँ पे ये लोग आ गए 1800 के बाद समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से दिमाग में रफ फिगर याद रखो। और थर्ड वाला कब होता है, 1817 से लेकर 18। बाजीराव सेकंड को बोल देते हैं, चलो बिठूर, चलो कानपुर, चलो परमादर्श पे पढ़ने, और वहीं पे तुमको पेंशन देंगे, ठीक है। तो बिठूर जो कानपुर में है, वहाँ पे उनको भेज दिया जाता है बाजीराव सेकंड को। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि उसके बाद, ठीक। तो मराठा भी अब इनके आ गया। अब आते हैं पंजाब पे, ठीक है। अब एक्चुअल में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे हम 3 टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे, और ये हमारा लास्ट है हम लोगों का, ठीक है। यहाँ पे था पंजाब वाला प्रांत, ये सतलज रिवर मान लो, और ये जो पंजाब वाला प्रांत है यहाँ पे, ये पंजाब वाला प्रांत था। यहाँ पे सिंध था, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, और ये पंजाब भी है मेनली, इसका मेजर हिस्सा प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाला ये, ठीक है। और यहाँ पे अफगानी थे, अफगान्स। तो अब इन तीनों को ऑलमोस्ट एक साथ ही
ले लिया कब्जे में। सिंध तो बहुत छोटा सा था, तुरंत था, टुच्चा सा था, ले लिया। पंजाब थोड़ा बड़ा था, काफ़ी थोड़ा दिक्कत लगी लेने में, और अफ़गान को भी उतना ज़्यादा दिक्कत लगी नहीं। हाँ, पहले वाले में इनको थोड़ा सा बेइज्जती जो अभी टीपू सुल्तान को फेस करनी पड़ी थी, वो इनको भी फेस करनी पड़ी। और ये तीनों उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि पहले वाले थे। ध्यान रखना, प्लासी और बक्सर को तो भूल ही नहीं सकते हो। प्लासी और बक्सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन मैसूर वाला इंपॉर्टेंट है, देन मराठा वाला इंपॉर्टेंट है, देन ये अब जो तीनों पे आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अगर प्रायोरिटी में मैं रखूँ तो ये सबसे लास्ट में आएंगे ये। क्लियर। तो अब आते हैं पंजाब में। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, थोड़ा ही सही, ज़्यादा नहीं। पंजाब में एक रूलर हुए राजा रंजीत सिंह, या फिर महाराजा रंजीत सिंह, इनको बोलना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह। ये थे कौन? मिस लुआ करती थी पंजाब किंगडम में। मिस लुई एक तरह से मतलब समझ सकते हो ट्राइब या फिर डायनेस्टी टाइप। तो 12 मिस लुई। ठीक है, 12 मिसल में से एक मिसल थी सुकर चरिया मिसल। क्या नाम था? सुकर चरिया मिसल। उससे बिलोंग करते थे महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, अब यहाँ पे मैप थोड़ा सा ध्यान से सब देखना है। यहाँ पे जब महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पे रूल कर रहे थे, एक तो मैप जो है ना काफ़ी अच्छा बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे सतलज रिवर थी। ठीक है, सतलज रिवर का थोड़ा सा तो आपको पता ही होगा, ज्योग्राफी में आपने देखा ही होगा। तो ब्रिटिशर भी यहाँ पे काफ़ी पूरा मतलब रूल कर रहे थे। तो महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर के बीच में इन द ईयर 1809 एक ट्रीटी होती है, और इस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ये डिसाइड हुआ ब्रिटिशर्स और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में कि देखो ये है रही सतलज रिवर, हम रहेंगे इसके नीचे, ब्रिटिशर बोले, और आप रहिएगा इसके ऊपर। आप इसके नीचे नहीं आइएगा और हम आपके उसके सतलज के ऊपर नहीं जाएंगे। दोनों लोग बोले बिल्कुल ठीक बात। अब ये ठीक बात तो थी कब तक? जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे। 1839 में इनकी हो जाती है डेथ, 1839 में डेथ हो जाती है। और इनका दुर्भाग्य ऐसा था कि इनकी डेथ होती है, अगले साल इनके बेटे की भी डेथ हो जाती है। और उनका वो रीज़न था कि वो पीते बहुत ज़्यादा थे। ठीक ठाक रूलर थे खड़क सिंह जी, लेकिन पीते बहुत ज़्यादा थे। 1840 में वो चल बसे, और जब मतलब उनका सब क्रियाक्रम करके लौट रहे थे, उन्हीं के बेटे खड़क सिंह यानी रंजीत सिंह के पोते, उनकी भी डेथ हो गई। बोलते हैं कि वो गेट जब खोला तो ऊपर से पत्थर गिर गया, उनकी भी डेथ हो गई। समझ रहे हैं? तो मतलब 2 साल में रंजीत सिंह, उनके बेटे और उनके बेटे तीनों खत्म हो गए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से हम बोल सकते हैं वीकनेस आ गई एम्पायर में, और टसल चलने लगा आपस में कि कौन बनेगा, कौन थ्रोन में बैठेगा। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहा किसने? ब्रिटिशर ने। तो ब्रिटिशर ने किया ये, ब्रिटिशर ने पूरी फोर्स, ज़्यादातर जो अपनी फोर्स है वो सतलज नदी के किनारे ला के खड़ी कर दी। इससे घबरा गए ब्रिटिशर, ये मतलब जो हमारे पंजाब वाले जो रूलर्स हैं। तो इनको क्या लगा कि अब लगता है अटैक आने वाला है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक ये भी था काउंकर कर चुके थे, ये भी काउंकर कर चुके थे, मराठा, ये भी सब कुछ था ब्रिटिशर के अंदर। तो उनको लगा अब हमारा, लगता है अब हमारा नंबर है अगला वाला। तो अब जब इनको ये लगा तो इन्होंने क्रॉस कर लिया सतलज रिवर को। जब इन्होंने क्रॉस किया तो ब्रिटिशर को मिल गया मौका। इन्होंने बोला आपने कर दिया ब्रीच ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर को वॉलेट कर दिया आपने, क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ये डिसाइड हुआ था कि सतलज रिवर के तुम नीचे नहीं आओगे और हम ऊपर नहीं आएंगे। हम तो ऊपर नहीं आए ना, तुम नीचे आए, तो चलो लड़ लेते हैं युद्ध। क्योंकि ब्रिटिशर को पता था हम तो हरा ही देंगे। भले इनकी सेना ज़्यादा थी, किसकी? पंजाब वालों की, लेकिन उसको मतलब कोई एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा वीक था। और एक्चुअल में जो लीड कर रहे थे फर्स्ट, ये जो एंग्लो सिख वॉर है, इसको फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बोलते हैं, जो इनको लीड कर रहे थे वो मिले हुए थे। वो मिले हुए थे ब्रिटिशर से। ठीक है, एक तो वीक थे, ऊपर से मिले हुए थे। तो अब वैसे बात है, पहले ही से निर्णय साफ था कि कौन जीतने वाला है, ब्रिटिशर जीतने वाले हैं। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1839 में, 1839 से लेके 42 तक चलता है ये। ठीक है, देन होता है सेकेंड वाला, सेकेंड होता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है। ये कब होता है? 1878 से लेके 80 तक। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ गंदामक साइन होती है एक। ठीक है, ट्रीटी ऑफ गंदामक साइन होती है। और एक्चुअल में अगर ये पूछ ले आपसे कि महाराजा रंजीत सिंह नहीं रहे, ठीक है, उनके बेटे चले गए, खड़क सिंह, उनके भी बेटे, खड़क सिंह के भी बेटे की डेथ हो गई। तो एक्चुअल में महाराजा रंजीत सिंह के एक बहुत माइनर सन थे जिनका नाम था दिलीप सिंह, 5 साल के थे, उनको थ्रोन पे बैठाया गया था। ठीक है, और थर्ड एंग्लो सिख वॉर डिसाइसिव था यहाँ से पूरी तरह से। सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे 1839 नहीं होगा। 1839 में तो इन्होंने उनको हराया था, अफगानीज को हराया था, सॉरी। ठीक है, 1845 में। ठीक है, 1845 में हुआ था ये। ठीक है, बिकॉज 1839 में तो एंग्लो अफगान वॉर हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, तो 1845 में जो है इनको यहाँ से खदेड़ा था।
ये चीज़ ध्यान रखना। और सेकंड वाला ही, थर्ड वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक्चुअल में थर्ड तो हुआ ही नहीं था, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि दिलीप सिंह को इस कब्जे में ले लिया था सेकंड वाले के बाद में। तो सेकंड वाला जो है ये हुआ था आपका 1845, तो फर्स्ट हुआ, और 1848 में, हाँ 3 साल बाद रफली ये भी आ गया था इनके कब्जे में। और ये एंड हुआ था, अगर ये पूछ ले कि फर्स्ट वाला किस ट्रीटी से एंड हुआ था, तो दैट वाज एंडेड विद, एक सेकेंड, यहाँ पे गंदामक नहीं होगा, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। गंदामक तो अफगान्स के साथ साइन किया था इन्होंने, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुए थे। क्यों? क्योंकि लाहौर इनकी कैपिटल थी, किसकी, जो सिख किंगडम था उसकी कैपिटल हुआ करती थी उस समय लाहौर, और लाहौर को इन्होंने एक तरह से कब्जा ही आप बोल सकते हो कर लिया। कब तक? सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद। बट हुआ ये था, ट्रीटी होने के बावजूद भी जो सिख कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा एक तरह से चिड़ में थी कि कैसे आके हमारी टेरिटरी में हमको हरा सकते हैं ये। तो उस चिड़ की वजह से फिर दूसरा एंग्लो सिख वॉर भी हुआ, और उसमें भी इनकी डिफीट हुई। और मैंने आपको बताया था कि पहले सिख वॉर में जो लीड भी कर रहे थे, लीडर का नाम तेजा सिंह था, तो वो भी एक तरह से मिले हुए थे, तो इसलिए वो डिसाइसिव पहले से ही था वो, ठीक है, कि कौन जीतेगा। और यहाँ पे जो दिलीप सिंह है उनको कब्जे में ले लिया गया, और इनसे कोहिनूर हीरा भी ले लिया गया छुड़ा के। अब कोहिनूर हीरा वही है, अगर आपको याद हो, जो नादिर शाह लूट के गया था 1739 में, प्लंडर करके गया था, ठीक है। उसके बाद वो अहमद शाह अब्दाली के हाथ लगा, फिर जो है उसको शाह सूजा के हाथ लगा, जो एक अफ़गानी रूलर था शाह सूजा। उस शाह सूजा से महाराजा रंजीत सिंह ले लिए, और यहाँ पे था, और उनसे महाराजा रंजीत सिंह चले गए अब दिलीप सिंह के हाथ में एक तरह से। तो दिलीप सिंह जो कि एक माइनर ही थे, रफली 10 साल की एज थी, इनसे ब्रिटिशर्स ने ले लिया, और ये जा गया कहाँ पे? ब्रिटिशर्स के पास। और आज भी ये जो कोहिनूर हीरा है आपको पता है ब्रिटिशर के पास है। कोहिनूर का मतलब क्या होता है? एक तरह से लाइट ऑफ माउंटेन, कोहिनूर, ठीक है, लाइट ऑफ माउंटेन उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है फर्स्ट वाले के बाद, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद, और सेकंड वाले के बाद दिलीप सिंह जो है एक तरह से। और यहाँ पे लीड अगर पूछ ले ब्रिटिश फोर्ट को कौन कर रहा था, तो इस समय डलहौजी था, ध्यान रखना, डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि हम देखेंगे 1833 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका था, तो डलहौजी इस टाइम पे था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर कभी ट्रीटी ऑफ भैरवाल के बारे में पूछ ले तो ध्यान रखना फर्स्ट वाले के बाद में हुई थी ट्रीटी ऑफ भैरवाल, बट वो पूछता नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ट्रीटी ऑफ लाहौर याद रखना है बस आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंग्लो सिख तो देख लिया, अब इसके बाद आते हैं अफगान्स पे। तो अफगान्स टोटल 3 वॉर लड़े, और इनमें भी हमें सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला वाला 1839 में हुआ, थोड़ा सा इसका मैं बता देता हूँ, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं कि क्यों हुआ। तो एक्चुअल में रशियन थ्रेट था, अभी हमने देखा था मैसूर को क्यों एलिमिनेट किए थे ब्रिटिशर, क्योंकि फ्रेंच थ्रेट था कि फ्रांसीसी यहाँ पे ना आ जाए। उसी तरह अब यहाँ पे अफगान था, अफगान किंगडम था, और ये पूरा रूसी किंगडम था, तो इनसे थ्रेट था कि कहीं रशियंस आ ना जाए यहाँ पे इंडिया में, अटैक ना कर दें, ठीक है। तो इसलिए इसको बफर स्टेट के तौर पे बनाना चाहते थे, किसको? अफगान को ब्रिटिशर बनाना चाहते थे, लेकिन ये अफगान बनना नहीं चाहते थे, तो उसी को लेकर ये वॉर हुए थे एक्चुअल में। तो 1839 में ये वो हुआ वॉर, 1842 तक चला। सेकंड वाले की अगर बात करें, डिसाइसिव वॉर था 1878 से लेके 80, और यहाँ यहीं पे होती है ट्रीटी ऑफ गंडामक, जो कि मैंने गलती से वहाँ पे लिख दी थी, ट्रीटी ऑफ गंडामक, ठीक है, ट्रीटी ऑफ गंडामक हुई थी, बस इतना ध्यान रखना है। थर्ड वाला याद नहीं रखना है, बस थोड़ा देख लो, 1919 में हुआ था, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सिंध अगर बात करें, सिंध को कब कैप्चर किया? तो सिंध वॉज एक्वायर्ड इन 1843, वॉज एक्वायर्ड इन 1843। बस आपको ईयर याद में रखना है, ध्यान में रखना है, बस बात खत्म। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, पंजाब, अफगान और सिंध एक ही टाइम पे थे। जैसे हमने अभी सिख वाला देखा, 1809 में पहले ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, वॉर नहीं हुआ था अभी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई कि यहाँ सतलज को बाउंड्री बनाया गया। वॉर हुआ पहला वाला कब? 1845 में जाके पहला वाला, और अफगान वाला भी देखिए 39 में हुआ, और सिंध भी 43 में। तो ये एक ही टाइम पे चल रहा था। सिंध तो बड़े, सिंध में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पहला सिंध और दूसरा सिंध ना, छोटा सा टेरिटरी था, अफगानी लोग रह रहे थे, तुरंत कैप्चर कर लिए, ख़त्म किया मामला सिंध का। क्योंकि इनको मतलब ट्रेड रूट चाहिए था, मेनली इनको ट्रेड रूट चाहिए था यहाँ से, और ये सिंध जो है उनके लिए थोड़ा सा वो पड़ रहे थे, तो इसलिए सिंध को पहले तो कैप्चर किए, ठीक है, बिकॉज इनको पता था अगर हम कैप्चर नहीं करेंगे तो ये महाराजा रंजीत सिंह कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि तब तक तो जिंदा ही थे ना 1843 तक, ठीक है। तो तब 1830 सॉरी ये मतलब ये डेथ हो चुकी थी महाराजा रंजीत सिंह की, 1839 में डेथ होती है। तो 1843 में मतलब इनको ये था कि भाई अब उनकी डेथ हो चुकी है महाराजा रंजीत सिंह की, तो ये कैसे ना कैसे कैप्चर कर लेंगे सिंध को, तो इसलिए फिर ब्रिटिशर ने सिंध को कैप्चर कर लिया 1843 में। अफगान का देख लिया, 1839 में पहला वॉर होता है, देन 1879 में जाके पूरी तरह से अफगान को कैप्चर कर लेते हैं, और यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आई नो लास्ट में थोड़ा सा चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा डेट्स हो गई हैं, लेकिन इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि आप
डेट भी याद रखोगे ना तो भी आपको आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। डेट भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखोगे कि मराठा वाला तो आपको याद हो गया होगा कि 1880s के टाइम पे मराठा मैसूर को एक साथ रखना, प्लासी बक्सर को एक साथ रखना, और पंजाब सिंध और अफ़गान को एक साथ रखना, ठीक। और यहाँ पे मतलब कभी कभी पूछ लेता है, पहला वाला जब हुआ था ना तो यहाँ पे जॉन लॉरेंस था इस समय मतलब जैसे गवर्नर जनरल, तो जॉन लॉरेंस था। इसने पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी को फॉलो करके रखा था फर्स्ट अफगान के वॉर। ये क्या था? पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। ये पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी होती क्या है? तो हुआ ये, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि पहला जब अफगान वॉर लड़ा इन्होंने ब्रिटिशर ने, तो जीत तो गए, लेकिन जिसको यहाँ पे बिठाए उसको उसको एकदम मार काट मचा दिए। मतलब जिसको यहाँ बिठाए थे ब्रिटिशर को, और जितने भी यहाँ पे रेजिडेंट भेजे थे कि जाओ वहाँ पे रहो जाके, ब्रिटिशर से बोला, उनको भी मार डाले। वहाँ के जो ट्राइबल चीफ हुआ करते तो इनकी बेइज्जती हो गई। तो इन्होंने बोला कि ठीक है यार, जिसको तुम चाहते हो उसको रूलर बनाओ, हम तुम्हारे उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, जो जॉन लॉरेंस लाया था। चलो आँख बंद करके रिविजन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये हैवी नहीं है, बहुत आसान है। अभी तक आसान चल रहा था ना, बस यहीं पे तो हैवी लगा ना। कहाँ पे? पंजाब वाले रीजन में। तो मैंने आपको बस बताया कि थोड़ा सा दिमाग में रखो, 1840s के टाइम पे चीज़ें हो रही हैं, इतना भी याद रख लिया तो भी हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ लाहौर याद कर लो, सतलज रिवर बाउंड्री बनी थी रंजीत सिंह और उनके बीच में, ठीक है, 1809 में। बस ट्रीटी ऑफ लाहौर याद रखना, और ये सॉरी ट्रीटी ऑफ अमृतसर याद रखना, और ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर पहले हुई थी 1809 में, और ट्रीटी ऑफ लाहौर पहले सिख वॉर के बाद हुई 1845 में। बस ट्रीटी को मत भूलना। और बाकी ये ध्यान रखना 1840s के टाइम पे चीज़ें हो रही थी। बाकी अगर बहुत ही प्रिसाइज पूछने पे आया तो फिर किसी से नहीं बनेगा क्वेश्चन। ये मैंने पहले भी बात बोली थी, ठीक है, और अभी भी बोलता हूँ। जैसे सीजीएल मेंस से पहले मैं यही बात बोलता था कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो फिर किसी से नहीं बनेगा। और वो स्टूडेंट्स ने बोला कि सर, वो कॉन्फिडेंस के साथ हम गए थे, और ये चीज़ मुझे ऑल इंडिया रैंक आई थिंक जो 18 है, आई थिंक दिव्यांशु नाम है उसका, अब 18 है कि कितनी है, आई थिंक 18 ही है, हाँ। तो उसने मुझे बात बोली कि सर काफ़ी घबरा गया था मैं, लेकिन मैंने वो बात ध्यान रखी कि अगर मेरे से नहीं बनना तो फिर किसी से नहीं बनेगा। तो वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने चीज़ें पढ़ी। सभी की आंखें बंद। तो हमने किस तरह से चीज़ें पढ़ी? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में सबसे पहले पोर्चुगीज़ आया 1498। कौन आया? वास्को डिगामा आया। लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस हुआ, पोर्चुगल स्पेन। याद आ रहा है कि तुम ईस्ट में जब हम वेस्ट में जाते हैं, पोर्चुगीज़ आया 1498, वास्को डिगामा, कैलीकट के राजा जेमोरिन। फिर 1505 में पहला पोर्चुगीज़ गवर्नर फ्रांसिसो डी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया, जिसको कार्टाजी सिस्टम बोलते हैं। फिर आया अल्बुर्क। अल्बुर्क ने गोवा कैप्चर कर लिया बीजापुर से। फिर कौन आए? फिर आया डच। डच की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 में। और मुझे अभी ध्यान रखना, मुझे आपको एक चीज़ याद लिखवानी है कि पहली ये कॉटन मिल और जूट मिल कहाँ सेटअप करी अंग्रेज़ों ने। वो भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार अभी रिसेंट में, तो लिखवाना है आपको। तो डच, मसूलीपट्टनम 1605। अब आया अंग्रेज। अंग्रेज 1600 में क्या किए? चार्टर रिसीव किए क्वीन एलिजाबेथ से। तो एलिजाबेथ ने बोला जाओ जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी। गए इंडिया ये लोग। 1608 में पहले आया हॉकिंस। हॉकिंस ने बोला जहांगीर से, भाई हमको सूरत में दे दो ना फैक्ट्री। बोलता है कि ठीक है ले लो। पोर्तुगीज बोले क्या भाई जहांगीर क्या कर रहे हो तुम? तो उसने बोला नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। तो 16 इनको फिर समझ आ गया ब्रिटिशर को कि हराना ही पड़ेगा, तभी कुछ मामला बनेगा। 1612 में हरा दिए सूरत में। और जब हरा दिए तो 1613 में, पहले तो 1611 में चले गए थे आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में टेम्प्रेरी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने। फिर 1613 में वापस आ जाए, 1613 में वापस आ गए। 12 में हरा दिया किसको? ब्रिटिशर को। तो 13 में आ गए, सूरत में बैठ गए आके। और 15 में आया कौन? 15 में आया थॉमस रो जहांगीर के पास ही। बोला देखो हम हरा दिए, यहाँ पे हैं, अब हमें पूरे ट्रेडिंग राइट चाहिए। तो बोलता ठीक है ले लो। उसके बाद आखिरी में है फ्रेंच। फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में सेटअप करी 1668 में। अब हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर कैसे कैसे एक्सपेंड किए। तो एक्सपेंशन को अपने दिमाग में दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लो। पहला है कि कैसे वो अपने जो यूरोपियन भाई बहन थे उनको पहले तो हटाया, यानी कि डच, पोर्चुगीज़, फ्रेंच। और फिर दूसरा पार्ट है जहाँ हम देखेंगे कैसे बंगाल, मैसूर, मराठा और वो जो ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला रीजन है अफ़गान और पंजाब और ये सिंध, ठीक। अब आते हैं सबसे पहले डच को हटाया चिंसुरा में 1759 में। चिंसुरा में ऐसे याद कर लो कि 1760 में बैटल ऑफ वांडी वाश हुआ था, जिससे कि ये फ्रांसीसियों को खदेड़े थे। तो उससे एक साल पहले ही चिंसुरा का हुआ था, जिससे कि हरा किसको हटा दिए? डच को हटा दिए। और 1612 में तो ये हम देख ही चुके हैं, सबसे पहले पोर्चुगीज़ को हटाए थे। ये तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं भाई। 1612 में जब इनको हटा दिए पोर्चुगीज़ को, तभी तो आए 1613 में सूरत में ही लोग पहली फैक्ट्री परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश की।
क्लियर। और फिर 1759 में ऐसे समझ लो डच गए, और 1760 में ये भी चले गए, कौन, फ्रेंच। लेकिन फ्रांसीसियों के साथ थोड़े से सीरीज ऑफ वॉर्स हुए जिनको कार्नेटिक वॉर बोलते हैं, टोटल 3 हुए 1744 से लेकर 1763 के बीच में। 44 में पहला स्टार्ट होता है, एक्सला चैपल की ट्रीटी के साथ खत्म होता है। दूसरा 1749 में शुरू होता है, पौंडीचेरी की ट्रीटी से खत्म होता है। यहाँ पे क्लाइव लीड कर रहा था ब्रिटिश फोर्सेस को, और डुप्ले लीड कर रहा था, वही डुप्ले जिसने कि सबसिडियरी अलायंस का कॉन्सेप्ट दिया था। और तीसरा 1756 में स्टार्ट होता है, 63 में खत्म होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म होता है। यहाँ पे आयरकूट ने लल्ली को कूट दिया। लल्ली कौन, क्वांटिटी लैली, जो कि फ्रेंच फोर्सेस को लीड कर रहा था। खत्म। अब आते हैं बंगाल पे। 2 वॉर हुए, प्लासी, बक्सर। प्लासी का क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। ये माना जाता है सिराजुद्दौला ने मार डाला था उनको, ब्रिटिशर को कैप्चर करके। सिराजुद्दौला नवाब था, पहला नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खान था। फिर अलीवर्दी खान आया था, उसका पोता था सिराजुद्दौला 23 साल का। तो उसने जो है बोल दिया था कि जो फारूक सियार ने गोल्डन फरमान दिया था आपको, ट्रेड पासेस दस्तक इशू किए थे कि आप बिना टैक्स के आप यहाँ पे ट्रेड करो, वो अब ख़त्म। तो ब्रिटिशर को ये बात सही नहीं लगी, मीर जाफ़र को अपने पाले में लिए, अपने टीम में लिए, और हरा दिए किसको, सिराजुद्दौला को। मीर जाफ़र को नवाब बना दिए। जब नवाब बना दिए तो उनको थोड़ा सा रास नहीं आ रहा था, तो मीर कासिम को बना दिया जो उसका दामाद था। मीर कासिम ने तिगड़ी बनाई किसके साथ, मुगल जो था शाह आलम टू, और नवाब जो अवध का वो था राजा, वो तो उसका नाम शुजाउद्दौला था। तीनों ने तिकड़ी बनाई और हरवाने गए किसको, ब्रिटिशर को, लेकिन हार के आ गए। मीर कासिम को साइड किया, मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया, और शाह आलम टू और शुजाउद्दौला को पकड़ के कुर्सी में बिठा के क्या साइन करवाई, इलाहाबाद की ट्रीटी 1765। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल बाई रॉबर्ट क्लाइव। दीवानी फंक्शंस बाई दी कंपनी, निज़ामत फंक्शंस बाई दी निज़ाम। निज़ाम इसको होल्ड करेगा, निज़ामत फंक्शन मतलब पुलिस वाला, दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन वाला। और ये चीज़ यहाँ पे, ये पूरा सब बक्सर वाला यहाँ पे ख़त्म हो गया। देन मैसूर। मैसूर में क्या होता है, मैसूर में हमने ये देखा कि भाई सबसे पहले तो 1767 में यहाँ पे टोटल 4 वॉर हुए हैं। पहले वॉर में हैदर अली जीत गया, ऐसे समझ लो 1767 से लेके मतलब 1764 में बक्सर गया, वो बंगाल चला गया। अब उसके बाद आ गए मैसूर में। अगर क्रोनोलॉजी दिमाग में सेट रखोगे तो 1767 याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप याद होगा कि 1757, उसके तुरंत बाद 64, देन 67। अरे भाई थोड़ा सा भी याद रखोगे कि यहाँ 64 के बाद 66, 65, 66 के बीच में था, तो भी आप कर लोगे क्वेश्चन को आराम से। तो 67 में शुरू हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास से ख़त्म हुआ, हैदर अली जीत गया। दूसरा वाला ड्रॉ हो गया मैच, टीपू सुल्तान भी आ गए थे लास्ट तक क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई थी बीच में ही, मैंगलोर के साथ ख़त्म हुआ। तीसरे वाले में टीपू सुल्तान की डिफीट हुई, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम। गजब बेइज्जती है यार, बेइज्जती का बदला लेने गए चौथे वाले में, और इनकी डेथ हो गई टीपू सुल्तान की। फिर से वो डीआर को बिठा दिए, ट्रीटी ऑफ सबसिडियरी अलायंस साइन करवा लिए वो डीआर राजा से। ट्रीटी ऑफ सबसिडियरी अलायंस क्या है, 98 में आया, 1798 में। कौन लेके आया, वेलेस्ली लेके आया, जिसके तहत क्या क्या पॉलिसीज़ थी वो मैंने आपको बताई थी कि अब ब्रिटिश फोर्स रखना है, परमानेंट रेजिडेंट रखना है, किसी के साथ आप ट्रीटी में एंटर नहीं कर सकते, किसी के साथ अलायंस नहीं बना सकते, ये सारी चीज़ें थी। बदले में हम आपको ब्रिटिश फोर्स देंगे। ये चीज़ हमने देखी मराठा के साथ भी की थी, जो मराठा बाद में रियलाइज़ किए, और इसी वजह से सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर हम मराठा वॉर के बारे में देख लेते हैं। और हाँ, तीसरा वाला जो मैसूर वॉर हुआ था, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम के साथ खत्म हुआ था। फोर्थ बात है मराठा पे। तो मराठा सबसे पहले 1775 देखो, 67 में मैसूर चालू हुआ और 75 में मराठा। 75 के बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई से खत्म हुआ पहला एंग्लो मराठा वॉर। दूसरा वाला 1800 में फडणवीस जी की डेथ होती है, 1803 में, 1803। और तीसरा वाला 1818 में खत्म हो गया, बाजीराव सेकंड को बिठूर भेज दिया, खत्म बात। अब चलते हैं नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में सिख में पहले तो 1809 में एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होगी कि सतलज रिवर को बाउंड्री बना लिया। महाराजा रंजीत सिंह नीचे नहीं आएंगे, ब्रिटिशर ऊपर नहीं जाएंगे। महाराजा रंजीत सिंह शेर पंजाब के नाम से जिनको जाना जाता है, उनकी कैपिटल लाहौर थी, और ये सुकरचर्या मिस्ल से बिलोंग करते थे, जो टोटल 12 सिख की मिसलें हुआ करती थी उसमें से। इसको वॉलेट किया, हमने देखा किस तरह से किसने मतलब सिख नहीं वॉलेट किया, सतलज के नीचे आ गए। तो पहला वाला हुआ 1845 में एंग्लो सिख वॉर, दूसरा हुआ 1848 में। ठीक है, आप ऑर्डर याद रख रहे हैं। तो यहाँ पे 1799 तक, 1799 में मैसूर खत्म हुआ, 1818 में मराठा खत्म हुआ, अब 1818 के आगे बढ़ जाओ सिख, 1849 में ये खत्म हो गया। इसी के टाइम पे अफगान वाले भी खत्म हो गए 1880 तक, और सिंध को भी कैप्चर कर लिया 1843 तक। अब चलो करते हैं एक सवाल, ठीक, MCQ अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ा सा आएगा आपको कॉन्फिडेंस। रिवाइज हो गया सब, अब थोड़ा सा तो आपको भी एफर्ट मारना पड़ेगा, है ना, और वही डिसाइड करेगा कि भाई कौन सिलेक्शन लेगा और कौन नहीं लेगा। अब सारी चीज़ें अगर यहाँ पे जितने भी लोग 2,500-3 हज़ार लोग देख रहे हैं, तो अगर सबके दिमाग में इक्वली चीज़ें चली जाएंगी तो फिर सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो वो चीज़ कहाँ से डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आएगा, आप कितना एफर्ट डालते हो, है ना। टू फास्ट, अरे तो फास्ट ये तो फिर मत करो, खुद से कर लो। टू फास्ट, अब इसमें भी तुमको लगता है आराम आराम से करवाएं कि बैटल ऑफ चिंसुरा, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। देखो
ठीक है, आपको मेरी पॉलिसी पता होनी चाहिए कि फिर थोड़ा भी फास्ट चलना पड़ेगा मेरे साथ। मराठा का लेक्चर क्यों नहीं शो कर रहा, मैंने आपको बताया था क्लास की शुरुआत में, ठीक है, कि उसमें कुछ इशू आ रहा है। एक दिन ऑफ दे दो रिवीजन का, मिलेगा अभी ऑफ, ठीक है। सर आप रामायण पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं रामायण कभी कभी। बहुत तेज पढ़ा रहे हो सर। बेटा ये पढ़ा नहीं रहे थे, अभी रिवीजन चल रहा था, और रिवीजन तेज़ी के साथ होना चाहिए। पढ़ा तो हम चुके थे पहले ही, तुम लेट जुड़े होगे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज़ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो पहला पोर्चुगीज़ वॉइसरॉय कौन था? पोर्चुगीज़ वॉइसरॉय की बात हो रही पहला, ठीक है। वैसे तो आया था कौन, डिगामा, लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो अल्मीडा था, दूसरा एल्बरिक था। अल्मीडा हमने क्या याद रखा था, कार्टाजे सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ पोर्चुगीज राइटर हु रोट अबाउट द ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। कौन सा पोर्चुगीज राइटर था जिसने कि ट्रेड और सोसाइटी के बारे में लिखा था, ये बताना है आपको। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मनुक्की, बर्नियर, टेवर्नियर और बारबोसा। ट्रैवलर को लेके एक मैं कुछ पिक्स शेयर करूँगा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, उसको अच्छे से थोड़ा सा कर लीजिएगा। 2-3 मतलब पिक्स होंगी, मतलब एक ही होगी, मैं कुछ फैक्ट मतलब आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसको कर लेना एक बार, ठीक है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया भाई कर लो, जिन लोगों ने बैच ज्वाइन कर लिया फिर भी नहीं, क्योंकि अब जैसे कि कल मराठा वाला लेक्चर नहीं डल पाया था ऐप में, तो उसका रिगार्डिंग अपडेट मैंने दे दिया था, लिंक शेयर कर दिया था। ये इसीलिए कि कल कुछ मुझे कम्युनिकेट करना आपके साथ, तो इसीलिए प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्यों नहीं दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा, पोर्चुगीज़ राइटर की बात हो रही है ना, तो ये तो हम देख चुके हैं सर कि ये जो दुअर्ते बारबोसा है ये पोर्चुगीज़ है, ठीक है, पोर्चुगीज़। बर्नियर टैवर्नियर याद करो, मुगल्स के टाइम पे, शाहजहाँ के टाइम पे, ठीक, जहांगीर के टाइम पे क्या थे ये आपके थे फ्रेंच, फ्रांसीसी थे। मनुक्की इटालियन था, मनुक्की इटालियन था। भाई पोर्चुगीज़ पूछ रहा है, ख़त्म, बस इतना, बस हमें जानना था कि पोर्चुगीज़ कौन है इसमें, सर वो तो हमें पहले से ही पता है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला थर्ड, इन विच ईयर डिड द पोर्चुगीज़ कैप्चर गोवा। पोर्चुगीज़ ने गोवा कब कैप्चर किया, तो हमें पता है कि 1498 में सबसे पहले तो वास्को डी गामा आया, 1509 में पहला रूलर अल्मीडा, ठीक है, एंड देन 1505 में अल्मीडा, 1509 में एल्बरिक, और 1510 में एल्बरिक ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से कैप्चर कर लिया। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया। भारत में फ्रांसीसियों उपनिवेश की राजधानी कौन सा शहर था। विच सिटी वॉज कैपिटल ऑफ फ्रेंच कॉलोनी, तो हमने देखा था। और हाँ, अब मुझे तो फिर से याद आया कि मुझे आपको फैक्ट्री वाला बताना है। देखते हैं क्वेश्चन आएगा वो जूट फैक्ट्री और कॉटन वाला, कॉटन मिल वाला, जूट मिल और कॉटन मिल वाला, तो यहाँ पे लिखवा दूंगा, नहीं तो फिर मैं लास्ट में लिखवा दूंगा। अगर क्वेश्चन आई थिंक आना चाहिए, इसमें होगा क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। तो फ्रेंच कॉलोनी अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था फ्रांसीसियों की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी, और वो थी पौंडीचेरी। लास्ट में याद रखो जो हमने पढ़ा था कि थर्ड ये एंग्लो कार्नेटिक वॉर हुआ था, उसमें पौंडीचेरी कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर ने, तो पौंडीचेरी मेन बेस था फ्रांसीसियों का। चंदन नगर was established as a French colony in 1673, obtaining permission from Dash, the then Nawab of Bengal, to establish a trading post on the right bank of the river Hooghly. Chandan Nagar was established as a French colony in 1673, obtaining permission from Dash, the then Nawab of Bengal, to establish a trading port on the right bank of the river Hooghly. तो जो हुगली रिवर के बारे में मैंने आपको बताया था, गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसके बैंक्स पे इनको चंदन नगर में बंगाल में वो करना था। तो कौन था, मंसूर अली खान, मुर्शिद कुली खान, इब्राहिम खान या फिर मीर जाफ़र। तो उस समय हुआ ये इब्राहिम खान, ठीक है, बिकॉज मीर जाफ़र इस तरह से याद रखो कि सर मीर जाफ़र तो कब आया था, 1757 के बाद, और 1756 में तो थर्ड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हो गया था, उसके बाद तो फ्रांसीसियों को जाना ही था, ठीक है। और एक्चुअल में उसके पहले ही हुआ होगा, ठीक है। तो इब्राहिम खान था, मुर्शिद कुली खान सबसे पहले था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, इब्राहिम खान। यूरोपियंस एंटर्ड इंडिया विद अ माइंडसेट ऑफ ट्रेडिंग ओनली, दिस स्ट्रीक वॉज इनिशिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन नेशंस। यूरोपीय लोग व्यापार की मानसिकता से ही भारत में आए हैं, यह सिलसिला निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था, यूरोपियंस ने शुरू किया था, सॉरी पोर्चुगीज़ ने शुरू किया था। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि इन लोगों ने, जो इजिप्ट वाले थे इस या फिर अरब देशों वाले लोग थे, इन लोगों ने ट्रेड रूट बंद कर दिया था, तो इनको ऑल्टरनेटिव ढूंढना था, तो दे ऑप्टेड फॉर सी वॉयजेस, ऑलराइट। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रोफेशनलाइज्ड, ब्यूरोक्राइज्ड एंड यूरोपनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो किसने ये सब किया, मतलब प्रोफेशनलाइज भी किया, ब्यूरोक्राइज भी किया और यूरोपनाइज भी किया? डलहौजी, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स या फिर कैनिंग? तो मेन ये काम करने का गया कॉर्नवालिस को। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंच पोजेशंस इन इंडिया वर रिस्टोर्ड आफ्टर द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश बाय द ट्रीटी ऑफ डैश साइंड इन द ईयर 1763 बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो याद करिए, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश के बाद, दैट इज थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर के बाद, कौन सी ट्रीटी हुई थी? फर्स्ट के बाद एक्सला चैपल, सेकेंड के बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, एंड थर्ड के बाद हमें यहाँ पता है पेरिस की ट्रीटी, ठीक है, पेरिस की ट्रिप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द लिस्ट बिलो। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? फ्रेंच, इंग्लिश, डच और पोर्चुगीज़। तो हमने देखा था किस तरह से फ्रांसीसियों का क्या बेस था, फ्रांसीसियों का तो था पौंडीचेरी, ठीक है। डच की अगर हम बात करें सर, वो भी कर लेंगे, ठीक है, चिंता क्यों करते हो, ठीक है। फिर अगर पोर्चुगीज़ की बात करें तो पोर्चुगीज़ सबसे पहले, अगर हमने देखा था कैलिकट, केराता, ज़ेमोरिन, तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 3 पहले का 3 और लास्ट का 1। फिर अगर हम बात करें, ऑब्वियस सी बात है, बी का मतलब 4 हो जाएगा, दैट मीन ये हुगली में थे, बंगाल में इनका गढ़ था। और अगर हम बात करें, ये डच हो जाएंगे आपके मसूलीपट्टनम में, बिकॉज हमने देखा था डच ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ही डाली थी। ब्रिटिशर ने भी डाली थी बट उनकी टेम्पररी थी। तो 3, 4, 2, 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ें। सर मराठा लेक्चर नहीं दिखा रहा, डंडा पड़ा होगा, उठाना उधर से। मतलब क्या करोगे तुम, विकास हैं? अभी मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, शुरू में भी अभी बताया, फिर तुम पूछ रहे हो। अभी क्लास की शुरुआत में तुम नहीं आया था लगता है। तो विकास जी, हम मराठा वाला जो है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कुछ एरर आ रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, उसका लिंक शेयर कर दिया है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, जो आपका आपने क्योंकि बैच में तो डाउनलोड करा ही होगा, तो टेलीग्राम में देखिएगा, ज्वाइन कर लो उसको। तो वहाँ पर मैंने लिंक शेयर किया, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इससे आज के लेक्चर से उतना कोई लेना देना है नहीं, बस अभी के लिए देख लो, 21 बंगाल गैजेट है, लेकिन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग का क्वेश्चन, व्हेन डिड फ्रैंकोइस कैरन इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया। तो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री को कब स्टैब्लिश किया था? इसने स्टैब्लिश किया था, जिसका नाम था फ्रैंकोइस कैरन। तो इसने पहली बात तो सूरत में स्टैब्लिश किया था, एंड इन द ईयर हमने पढ़ा था 1668, और एक्चुअल में यहाँ पे 1668 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, 1667 AD, ठीक है। 16, ये दोनों तो ऑप्शन बहुत ही दूर के हैं, आंसर इसका 1667 होगा। मुगल एम्पर शाह आलम अपॉइंटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल इन द ईयर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। हमने देखा था क्या, हमने ये देखा था कि किस तरह से 1765 में हुआ था क्या, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और वहाँ पे निज़ामत फंक्शंस तो दे दिए थे निज़ाम को, और दीवान फंक्शंस खुद रख लिए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये एक तरह से बोला था कि तुम एक फरमान इशू करो और फरमान इशू करके हमें सारे राइट्स दे दो, ये बोला था, जो कि हुआ था, ठीक है। अगला है हमारा, अगेंस्ट हुम वॉज द बैटल ऑफ प्लासी 1757 फॉट बाय द इंग्लिश। जिसके जो इधर उधर के जैसे डाउट हैं, जैसे स्टार क्रिकेट लाइव पूछ रहे हैं सर क्या सीरियस के लिए इनफ है, तो लास्ट में प्लीज़ पूछ लेना, है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं देन, ठीक है, आंसर कर दूंगा मैं। तो 1757 में क्या आप क्वेश्चन, अगेंस्ट हुम वॉज द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट, तो किसके खिलाफ था? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया था? हमें पता है 1764 में। किसने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था, ये आप बताएंगे, और कौन इस समय गवर्नर ऑफ बंगाल था, ये भी आप बताएंगे। और उसके बाद हमें पता है 1765 में, फिर 65 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। तो यहाँ पे लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और लीड कर रहे थे कौन, सॉरी लीड तो मुनरो कर रहे थे, और गवर्नर कौन थे? क्लाइव थे, जो क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे। द थर्ड कर्नाटका वॉर, दैट इज़ वही हमारा कार्नेटिक वॉर, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द फ्रेंच फोर्सेज एट द डैश इन 1760, एंडिंग ऑलमोस्ट अ सेंचुरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर फ्रेंच सुप्रीमेसी इन इंडिया। तो कहाँ पे हराया था? तो हमें पता है बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, आसान है हमारे लिए। अंबर अगर आपको याद हो, अंबर वो जगह है, या फिर बैटल ऑफ अंबर वो है जहाँ से सेकेंड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1749। इन विच ऑफ दीज बैटल्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मुगल आर्मी वॉज नॉट देयर। इनमें से किस बैटल में मुगल आर्मी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था? हल्दी घाटी, बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, या फिर अलीवाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा अब मैं देखता हूँ कितने लोग अब इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो भाई मुगल्स का इन्वॉल्वमेंट किसमें नहीं था? तो भाई बैटल ऑफ हल्दी घाटी हम देख चुके हैं, किसमें बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो 1576 में हुआ था, जहाँ पे महाराणा प्रताप की फोर्सेस
अकबर की फोर्सेस आमने सामने थी। अकबर कौन था? मुगल था। ठीक है, जीत किसकी होती है? अकबर की फोर्सेस की। वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मुगल आर्मी है। ठीक। बक्सर में अगर हम देखें तो बक्सर में भी तो इन्वॉल्वमेंट है, शाह आलम टू जो कि मुगल है, तो इसमें भी इन्वॉल्वमेंट है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, इसमें भी हमें पता है अकबर की फोर्सेज वर्सेज हेमू की फोर्सेज। सॉरी, हेमू लीड कर रहा था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और यहाँ से अकबर का जो एक तरह से सर्जेंट या फिर जो उसका संरक्षक था बैरम खान, वो लीड कर रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी मुगल आर्मी है। बट बैटल ऑफ अलीवाल में नहीं थे। ठीक है, बैटल ऑफ अलीवाल। तो ये आपका यहाँ से आप सीधे क्या कर सकते हैं? ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर पूछ ले कि भाई बैटल ऑफ अलीवाल क्या है, तो ये आपका एंग्लो अफगान वॉर का पार्ट है। ठीक है, जो ये जो एंग्लो सिख वॉर का जो पार्ट है, जो ब्रिटिशर और सिख के बीच में हुआ था, बैटल ऑफ अलीवाल। ठीक है, ये आपका आई थिंक जो फर्स्ट वाला हुआ था 1845 में, उसी का पार्ट था। 1846 के टाइम पे हुआ था अलीवाल, जो जगह है नॉर्थ वेस्ट रीजन में, वहीं पे। ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड इन 1846 बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड डैश। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया ना कि किस तरह से ट्रीटी आपको नहीं भूलना है। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में होती है, किसके बीच में? अंग्रेज़ों और सिख के बीच में। बट यहाँ पे नाम दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि खड़क सिंह तो जा चुके थे, महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे। 39 में गए रंजीत सिंह और 40 में चले गए खड़क सिंह। ठीक है, तो ये साइन की किसके साथ? दिलीप सिंह के साथ। मैंने आपको बताई थी, जब 5 साल के थे जब ये थ्रोन पे बैठे थे। क्लियर? दिलीप सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756 सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। सही है। 1787 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। सिराजुद्दौला के अगेंस्ट प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने फोर्सेस लीड की थी। बिल्कुल सही। बट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि 1787 में नहीं हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में हुआ था। तो एक पार्ट तो सही है स्टेटमेंट का, बट दूसरा पार्ट गलत है, इसलिए पूरा पार्ट गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 19th, इन द 18th सेंचुरी द ब्रिटिश फॉट डैश वॉर्स विद द मैसूर रूलर्स। कौन सा वॉर? मैसूर के साथ। तो हमने देखे थे कितने वॉर हुए थे मैसूर के साथ? 4 हुए थे। पहले में जीत गए हैदर अली, दूसरे में हैदर अली मर गए और उनका बेटा टीपू सुल्तान आ गया। तीसरे में टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को हॉस्टेज बना के ले गए। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम हुई, सेरिंगपट्टम इनकी कैपिटल हुआ करती थी। और लास्ट में हुआ क्या? लास्ट में होगा फोर्थ एंग्लो मैसूर, वहाँ जहाँ पे 1799 में डेथ हो जाती है टीपू सुल्तान की। ऑप्शन नंबर डी 4। इन विच ईयर डिड टीपू सुल्तान डाई डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टम? तो अभी देखा कब डेथ हुई, 1799 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज एनेक्स्ड बाई द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू द ट्रीटी ऑफ यंदाबू? तो यंदाबू का जो ट्रीटी हुई थी उसके साथ इन्होंने कौन सा उसको रीजन को कॉन्कर किया? और ये ट्रीटी कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1826 में। तो असम, कश्मीर, उड़ीसा या फिर लद्दाख। तो ये यंदाबू आपको कहाँ का नाम लग रहा है? ये एक्चुअल में यहाँ पे एक कंट्री आपको पता होगा, म्यांमार, जिसका पुराना नाम है बर्मा। ठीक है, तो ये एंग्लो बर्मा वॉर हुए थे, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ा है बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो उसी का पार्ट है ट्रीटी ऑफ यंदाबू। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे उसके हिसाब से सही आंसर होगा असम। ठीक है, बिकॉज म्यांमार के पास कौन सा है आपका स्टेट? असम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, असम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और अगर पूछ ले, चलो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कभी पूछ ले, बाई चांस अगर पूछ ले, तो ध्यान रखना कि 1825 के टाइम पे ये वॉर्स शुरू हुए थे इनके। ठीक है, एंग्लो बर्मा वॉर। 1826 में ट्रीटी ऑफ यंदाबू साइन हुई थी। इन दी बैटल ऑफ स्वाली द ब्रिटिश फॉट अगेंस्ट द डैश। बताइए, स्वाली का जो बैटल हमने पढ़ा था 1612 में, किसको हराए थे? पोर्चुगीज़ को हराए थे, जिसके बाद ही पावर में आए थे। 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली थी परमानेंट। द ब्रिटिश अनेक्स पंजाब आफ्टर डिफीटिंग द सिक्स इन द एंग्लो सिख वॉर इन द ईयर डैश। कब हुए थे एंग्लो सिख वॉर? बताइए, 35, 39, 49 या फिर 45। तो ब्रिटिश अनेक्स पंजाब आफ्टर डिफीटिंग सिक्स इन द एंग्लो सिख वॉर इन द ईयर। हाँ, तो कब मतलब किया था? देखिए, अब यहाँ पे मैं बिल्कुल मानूंगा कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। क्यों? कि डेट्स काफ़ी नज़दीक हैं। ठीक है, 1845 में पहला वाला सिख वॉर हुआ था, दूसरा वाला जो है 1848 में शुरू होता है और 49 में ख़त्म होता है। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। इन दोनों को तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो, बिकॉज इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो कि 1839 में तो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ ही हुई है, उससे पहले तो कोई चांस ही नहीं बनता। उस साल भी कुछ नहीं था, हमने देखा था काफ़ी साल बाद ये हुआ था। ठीक है, तो 1849 में, 1845 में पहला शुरू होता है, 1849 में ख़त्म हो जाता है, मतलब दूसरा वाला भी खत्म हो जाता है। हु रूल्ड मैसूर अंडर द सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिश आफ्टर द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान एट द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम?
तो बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम जो फोर्थ हमारा एंग्लो माइसोर वॉर है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम हुई थी तीसरे के बाद, लेकिन जो चौथा वाला है उसको हम बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम बोलते हैं, बिकॉज यहीं पे वॉर हुआ था और इसको कैप्चर कर लिया था, जो उनकी कैपिटल हुआ करती थी टीपू सुल्तान की, मैसूर की। मैसूर में पहले कौन रूल कर रहे थे? वुडेयार, मैंने बताया था ना, फिर से वुडेयार को ले आए और इनसे साइन करवा लिए सबसीडिए अलायंस। कब? 1799 में ही। पहले सबसे पहले किससे साइन करवाए थे? 1798 में निज़ाम ऑफ हैदराबाद। 1799 में इनसे, 1799 में तंजौर, 1801 अवध, 1802 मराठा के पेशवा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704? क्या इनकी बनी? हावड़ा, मुर्शिदाबाद, खड़गपुर या फिर कोलकाता? तो एक्चुअल में बंगाल की कैपिटल पहले कुछ और होती थी, देन कोलकाता होती थी, देन मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर ली किसने? वही मुर्शिद कुली खान, जो पहला नवाब था बंगाल का, जिसको औरंगजेब ने भेजा था, वही हमारे सूर्य कुमार मिश्रा जी, वही उन्होंने ही कैपिटल शिफ्ट करी थी मुर्शिदाबाद। 26. इन विच ईयर डिड द मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल? कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक। अगला 27. हु वॉज द रूलर ऑफ मैसूर इन 1761? में कौन रूलर था मैसूर का? 1761 में आ गए थे हमारा हैदर अली आ गए थे, ठीक है। और फिर उनके बाद हमें पता है कि 1782 के टाइम पे जब डेथ हो गई थी हैदर अली की, तो उनके बेटे टीपू सुल्तान आ गए थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? टीपू सुल्तान इज ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर, बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान रूल्ड ओवर मैसूर फ्रॉम 82 से लेके बिल्कुल 82 में आ गए थे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे, और 99 तक रहे थे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर तक। दोनों सही है। ये देख लिया करो करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट। अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया कि एसएससी ये ज़्यादा खेल खेलता नहीं है करेक्ट नॉन करेक्ट है, लेकिन यूपीएससी बहुत खेलता है ये खेल कि नॉट करेक्ट लिखता है ज़्यादातर, वो नॉट करेक्ट, और उसको बोल्ड भी कर देता है, लेकिन एग्जाम प्रेशर में दिखता ही नहीं है, ठीक है। ये जो मिस्टेक है भुक्त भोगी हूँ, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2। 29. इन विच ईयर डिड द मुगल एम्परर शाह आलम टू अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया? बस 5 क्वेश्चन और करेंगे, 5 से ज़्यादा होंगे नहीं करेंगे, ठीक। मुझे पता आपको भूख लग रही होगी, और मुझे पता है कि 700 लोग कम हो गए, 700 लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, है ना। चलो, तो इन विच ईयर डिड मुगल एम्परर शाह आलम टू अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल? तो बार बार वही क्वेश्चन है, आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी और इसी से अब इनको दीवानी सब मिला था। हु वॉज दी, और वहीं से डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? के टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल बंगाल का? तो ये तो नहीं था, कॉर्नवालिस था, ठीक है, कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। इसी ने ऑफर दिया था कि भाई साइन कर लो, लेकिन नहीं कर रहे थे, तो बोले आओ फिर चलो। In which year the administration of India was transferred into the hands of British monarch by the proclamation of Queen Victoria? ट्रांसफर चलो, तो ये अभी नहीं करना, वैसे तो आंसर 1858 होगा, लेकिन अभी समझ आपके आएगा नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने पूरा पढ़ा नहीं है। कल वाले में आ जाएगा, कल 1857 का देखेंगे, कल वाला टॉपिक में आ जाएगा आपको ये समझ में, ठीक है। इन विच ईयर द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड विद ईस्ट एक्सप्लॉयटेशन? अच्छा, कब मतलब इनको एक तरह से इन्होंने अपना एक ट्रेडिंग राइट ले लिया क्वीन एलिजाबेथ से, तो हमने देखा था 1600 में, है ना, 1600 में इन्होंने ट्रेडिंग राइट ले लिए थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पोस्ट द एंग्लो मैसूर वॉर होम डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल? पोस्ट यानी एंग्लो मैसूर वॉर के बाद होम डिड ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल? रॉबर्ट क्लाइव, मेटकाफ, हार्डिंग या फिर हेस्टिंग? अच्छा, गवर्नर ऑफ बंगाल पूछ रहा है 1799 के बाद, 1799 के बाद। क्लाइव तो होंगे नहीं, ठीक है, और यहाँ पे आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स था ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, बिकॉज वॉरेन हेस्टिंग्स ही हमारा ये बना था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी यही बना था। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज दी फर्स्ट, हाँ अब ये क्वेश्चन है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, वही मुझे लग रहा था वो कहाँ है, क्वेश्चन है भी कि नहीं है। फर्स्ट जूट मिल कहाँ पे सेटअप हुई? तो ध्यान रखना ये सेटअप हुई रिशरा, जो कि है वेस्ट बंगाल में। ये चीज़ ध्यान रखना कि पहले अगर कॉटन मिल पूछ ले, कॉटन मिल, तो ये 1813 में एकलैंड, जो कि कैलकाटा में ही है बंगाल में, एकलैंड मिल स्थापित हुई। चल नहीं पाई ज़्यादा ये, तो इसलिए जब चल नहीं पाई तो 1854 में ये लोग चले गए बॉम्बे में, और वहाँ पे बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन, स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन की जो है इन्होंने स्थापना कर दी। अच्छी राइटिंग अब लिख नहीं पाएंगे, ठीक है क्योंकि भूख लग रही है बड़ी जोर की। तो 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन यहाँ पे स्थापना होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कुछ तो नहीं यहाँ पे छूट रहा है, कुछ मुझे बताना था। चलो और कुछ तो नहीं छूट रहा है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन ये है, व्हेन डिड किसमें, एक सेकेंड, हु लेड दी, यही ना क्वेश्चन 34 कहाँ गया, 34 हो गया, 35, हु लेड दी इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर, तो किसने लीड किया था, हमने देखा था आयरकूट ने, तो थर्ड जो हमारा ये हुआ था कार्नेटिक वॉर, उसमें लीड किया था, थर्ड कार्नेटिक वॉर में। और यहाँ पे जो सही आंसर होगा क्लाइव, तो उसने लीड किया था बैटल ऑफ प्लासी में, स्लीमन नहीं होगा, हेक्टर मनरो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्लाइव आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब में, बिल्कुल, क्योंकि क्लाइव ही तो था 1798, 1700, क्लाइव होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, क्लाइव ही होगा इसका आंसर, हेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। हेस्टिंग इसके बाद आया था, जो कि पहला गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, वो बात सही है, लेकिन 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 यहाँ पे पोस्ट एंग्लो मैसूर वॉर से अगर पूछ रहा है तो उसका मतलब है कि फर्स्ट वाला पूछ रहा होगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाले के बाद पूछ रहा है तो देन रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर होगा, बिकॉज 54 से लेकर 72 तक ही रहा था, ठीक। तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक करेंगे, और जो 3 क्वेश्चन है लास्ट के, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क आपको घर से करके लाना है, नहीं कल सब लोग क्लास से निकाले जाएंगे। सर कुछ दिन छुट्टी दो, बहुत क्लास का रिवीजन बाकी है, काहे को बाकी है, तुम लोगों को आराम आराम से भी चीज़ें करनी हैं, और रिवीजन के लिए फिर टाइम भी मिल चाहिए है। अभी मतलब रिवीजन के लिए टाइम चाहिए, अगर मैं आराम आराम से कराने लगा तो फिर कितना टाइम खींचेगा ये है, तो इसे थोड़ा सा स्पीड से लेके चलना है। बाकी कल हम लोग 1857 का वॉर देखेंगे, और उसके पीछे पहले जो छोटे छोटे वॉर हुए थे वो देखेंगे, ठीक है। आपसे क्वांट पढ़ना है, अच्छा चलो फिर कल से इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, मैथ भी, जीके भी, सब, ठीक है, आ जाओ कल कल से सुबह से लेकर रात तक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। टीपू सुल्तान इज इक्वल टू पाइनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी, बिल्कुल बात तो सही है आनंद, माना तो जाता है। मराठा वाली क्लास अभी तक नहीं अपलोड हुई, रुको बेटा, अभी कल आना भी, मैं जो डंडा है मेरा उसको मैं तेल में भिगोने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। तो कल आना तुम, थोड़ा अच्छे से मैं बता पाऊँगा, है ना। बाहुबली डायनेस्टी कब पढ़ाओगे प्रियांशु सिंह, बेटा तुमको प्रियांशु ये जो है ना बाहुबली डायनेस्टी के बारे में अलग से पढ़ाएंगे तुमको, अलग से तुम्हारी क्लास चलेगी इसके लिए प्रियांशु, ठीक है। और वो क्लास जब तुम पूरा सिलेबस ख़त्म कर लोगे ना, तब तुम्हारे अलग से बाहुबली डायनेस्टी तुमको पढ़ाएंगे। फर्स्ट जूट मिल का ईयर नहीं दिखाया गया मैंने, 1855 है, ठीक है, 1855, 1855, 1813, ऐसे समझ लो 1813 में पहले कॉटन मिल, एकलैंड मिल, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, फिर 1854 में मतलब बॉम्बे में चले गए लोग। चीज़ों को डिफ़र करना कैसे बंद करें, मतलब समझा नहीं, अब क्या आप पूछ रहे हो, बोल रहे हो सोशल क्लास है, सोशल क्लास है मतलब, हाँ वीवो खिलाएंगे डंडा और फिर उसी से मार पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो मैं समझा रहा हूँ तो समझ आ नहीं रहा उतनी देर से कि एंग्लो ये जो मराठा वाला कल पढ़ाए थे वो अवेलेबल है नहीं एप्लीकेशन, बिकॉज वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, उसका वो कारण है, ठीक है। तो ऐप प्राइवेट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि उससे आपको पता चलता रहे कि क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे मैंने लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो, वो अभी अवेलेबल है, वहाँ से लिंक से आपको वो देखना पड़ेगा, वो अभी अवेलेबल है नहीं एप्लीकेशन, बिकॉज वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलो, वीडियो डिलीट क्यों होता है, क्योंकि ये बैच की वीडियोज़ हैं, और ये जो बैच की वीडियोज़ हैं तो ये लाइव तो स्ट्रीमिंग होती है फ्री यूट्यूब पे, बट इसके रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पे अपलोड होती है SSC GK 2.0 बैच के अंदर, और जो रिकॉर्डेड बैच है उसमें दिख जाएगा आपको, ठीक है।